आदाबर्ज हैं। अस्सलामुअलैकुम। आप तमाम हजरात की तशरीफ़ आवरी का बहुत शुक्रिया। ख़ासकर हमने आपको हफ़्ते के दिन तंग किया। प्रोग्राम से मुतल्लिक़ मैं अर्ज़ करता चलूँ कि प्रोग्राम की तरतीब यूँ है कि मेहमान के तारुफ़ के बाद हम कुछ चंद सवालात हैं जो मौजू से ही मुतल्लिक़ हैं, वो हम उनके सामने रख देंगे, उनके जवाबात चाहेंगे उनसे, और उसके बाद हम उन्हें दावत देंगे कि वो कुछ कहानियाँ जो हैं मौजू से मुतल्लिक़ वो हमें सुनाएं, और उससे मुतल्लिक़ जो रेलिवेंट गुफ्तगू है वो हम चाहेंगे वो करें। मेरी ख्वाहिश ये होगी कि मेहमान जो हैं वो अगर अपने अदबी सफ़र पे ख़ुद रोशनी डालें तो ये बहुत मौजू होगा। मैं माज़रत खाऊँ अगर तारुफ़ में कुछ कमी कजी मुझसे रह जाए, लेकिन क्योंकि एक हमजहत शख्सियत का तारुफ़ करवाने में बड़ा मसला होता है कि शुरू कहाँ से किया जाए। यहाँ से शुरू किया जाए कि वो पीएफ में गए, यहाँ से कि वो एक सियाचिन में उनकी पोस्टिंग रही, पनुआकल में भी उनकी पोस्टिंग रही, तो ये मेरे लिए ख़ासा मुश्किल था तारुफ़ लिखना और इससे मतलब गुफ्तगू करना। तो मैंने सोचा क्यों ना ये बोझ भी इन पे डाल दिया जाए। किताब लिखी है, कम से कम इतना तो खमियाजा आपको भुगतना ही पड़ेगा। तो हसन महराज साहब से मेरा तारुफ़ एक कहानीकार, ड्रामा निगार और दास्तान गो की हैसियत से है। बहुत से लोग समझते हैं कि उनकी सिर्फ़ एक किताब ही मंजर आम पे आई है, लेकिन हकीकत यह है कि उनकी 2 किताबें अभी तक मंजर आम पे आ चुकी हैं। पहली किताब 2016 में रेल की सिटी के नाम से पहले आई, और फिर दूसरी किताब बियॉन्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन के नाम से 2017 में गालिबन मंजर आम पे आई। इसके अलावा गालिबन पहले ये डॉन में जो अंग्रेज़ी कारीन है उसके लिए लिखते रहे, और फिर मुझे इनका बहुत कुछ सुनने का, इनके इंटरव्यूज़ और इनकी अपनी पढ़ी हुई तहरीरें सुनने का बहुत इत्तफ़ाक़ हुआ। रेल की सिटी का तारुफ़ मैं चाहूँगा कि हम जब कहानियाँ सुने तो उस वक्त करवाया जाए। मेरे पास इस तारुफ़ में इतना ही था। मैं चाहूँगा कि मेहमान अगर अपने अदबी सफ़र पे ख़ुद रोशनी डाल दें तो वो ज़्यादा मौजू होगा, इससे ये ना हो कि मैं कोई गुस्ताखी का मुर्तकिब हूँ। आप अगर अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मोहम्मद हसन महराज है, नाम से आप यकीनन वाकिफ़ होंगे। बाकी इन्होंने अदबी सफ़र का ज़िक्र किया, मैं तो ये समझता हूँ कि मैंने इतना कुछ लिखा नहीं है, ना ही ये भारी पत्थर है, कब ये मुझ नातवा से उठता है। मुझसे पहले बहुत लोगों ने बहुत अच्छा लिखा है, और मैंने यकीन जानिए कभी कोशिश भी नहीं की कि मैं कोई ऐसा एफ़र्ट भी करूँ, क्योंकि ये राह ऐसी है, मतलब अब सुहेब मुग़ीरा सिद्दीकी बैठे हुए हैं, मैं क्या बताऊँ कि मुझे नहीं लगता कि हाँ ये है इस सारी चीज़ के पीछे कहानियाँ कहने और कहानियाँ सुनने का एक आप कह लीजिए कि नशा है, या शायद एक तबीयत है या फितरत है। और इसकी मुझे गाहे इसकी मुझे लोगों ने समझाने की भी कोशिश की है कि ये लाइन तुम्हारी है। मिसाल के तौर पे मुझे याद आ रहे हैं लाहौर में वो काफ़ी आला ओहदे पे मुतमक्कन है एक साहब, वो फ़ौज में मेरे कमांडिंग ऑफिसर थे। उन्होंने मेरी एनुअल कॉन्फिडेंशियल रिपोर्ट में लिखा कि द ओनली बैड थिंग अबाउट हिम इज़ दैट ही इज़ लॉन्ग वाइंडेड, कि लंबी बात करता है। तो आप सब लोगों के साथ मैं सिंपथाइज़ करता हूँ कि आप लोग मुझे अगले घंटा डेढ़ तक सुनेंगे, वरना ये है कि मेरा ख़्याल है कि थोड़ी ज़ूद गोई जो है वो उसका एक अंसर है। बहुत मुख्तसर, बहुत मुसद्दिक़ सामल एक हमारे दोस्त थे, और सिर्फ हमारे दोस्त नहीं थे, एक संस्कृत का लफ्ज़ है गुणवत थे, बहुत गुण थे उनमें, बहुत गुणी आदमी थे। लाहौर पहुँचे मुल्तान से उठ के, और वो एक शेर है, हम मुज़ाफ़ात से आए हुए लोगों का मियाँ मसला रिज़्क़ का होता है मोहब्बत का नहीं। मुसद्दिक़ सामल मुल्तान में पैदा हुए, और उसके बाद घूमते घामते नेशनल कॉलेज ऑफ आर्ट्स पहुँच गए। बड़ा अच्छा दौर था ये इस मुल्क में, एक ऐसी तारीख़ी मुसल्लत थी जो अपने आप को रोशनी कहलाने पे बज़द थी। सो जब इस दौरान NCA को टेक ओवर करने की कोशिश हुई तो उसमें एक एहतजाज हुआ, और उस एहतजाज के नतीजे मुसद्दिक़ की एक आँख चली गई। मुसद्दिक़ ने लाहौर में जितना वक्त गुजारा, ही मेड श्योर कि वो इस वक्त का एक ऑप्टिमल यूज़ करे, और उसने पक्का गाना सीखा उस्ताद से। और बहरहाल ये तो मुसद्दिक़ का बहुत ही लंबा तारुफ़ है, और ये मेरी है खुशकिस्मती, लेकिन मैं समझता हूँ कि आई वोंट बी एबल टू डू जस्टिस विद हिम। द काइंड ऑफ पर्सन ही वाज, ही लेफ्ट अस इन 2014, वी लॉस्ट हिम टू कैंसर। और लेकिन मुसद्दिक़ को किसी ने मेरी एक तहरीर भेजी थी, शर्जील बलोच, वो ताज़िया पे लिखी हुई मेरी पहली तहरीर थी, और
मुसद्दिक ने कहा इसके बाद कि तुम्हारे पास लिखने को कुछ और है। मेरे पास कुछ सफ़र के दौरान लिखे हुए शॉर्ट नोट्स थे, वो मैंने उनसे शेयर किए और उन्होंने कहा कि ये लिखना शुरू कर दो। यूँ ये रेल का सफ़र शुरू हुआ और ये तो मेरा ख्याल अब काफ़ी वीडियोज़ में आ गया। अब ये कैच वर्ड बन गया कि हसन भाई तो हैशटैग करें तो ये निकल आता है। सो ऐसे ये कहानियाँ लिखी गई और इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर पे शुक्रगुज़ार हूँ कमांड एंड स्टाफ कॉलेज क्वेटा का, जहाँ पे मैं एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहा था और उसमें एक लगी बंदी रूटीन थी। सो इस 1 साल में मैंने ये किताब जो थी, ये किताब के तौर पे नहीं लिखी गई, ये एक बिल्कुल जो हफ्तावार छपते हैं आर्टिकल वो थे। इनमें किसी किस्म की अदब की खिदमत वगैरह वगैरह वो कुछ नहीं था। सिर्फ ये था कि फ़ौज में एक स्ट्रक्चर है फ़ौज का, बड़ी खूबसूरती है, वो ये है कि, और ये सिर्फ एक फ़ौज में नहीं, ये दुनिया की हर फ़ौज में है, एक फ़र्द को ये एहसास दिला देना कि तुम कीमती नहीं हो। वो नज़रिया और वो एक इमेजिन्ड नैरेटिव जो है वो ज़्यादा कीमती है। अब बज़ाहिर ये बड़ी अच्छी बात है, किसी भी गैर मरई चीज़ के ऊपर एक जीते जागते इंसान को मिनिमाइज़ कर देना या रिड्यूस कर देना बहुत अच्छी बात है। ऐसा होता है दुनिया में, ऐसे ही हम लोगों ने पिछले इस गोले पे जो 10-12 हज़ार साल गुजारे हैं वो इसी चक्कर में गुजार दिए। ठीक है, ये अक़ीदा बेहतर है, ये नज़रिया बेहतर है वगैरह वगैरह। सो ये चीज़ जब रिड्यूस होके आती है बहुत मिनिमल लेवल पे, तो ये और तरह से रंग दिखाती है। ये रंग कैसे दिखाती है कि जब आप एक फ़र्द को कह देते कि तुम्हारी जान कीमती नहीं है, ये एक गैर मरई नज़रिया या अक़ीदा ज़्यादा कीमती है, तो फिर उस फ़र्द का जो वक्त है या उस फ़र्द की जो इनफरादियत है वो अपनी अहमियत नहीं रखती। सो फिर अगर आप ये कहेंगे यार मेरा वक्त ज़्यादा कीमती हो, कहते हैं नो, योर टाइम इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, वॉट इज़ इम्पॉर्टेंट इज़ दिस कंट्री, दिस बॉर्डर, दिस आइडियोलॉजी और वट एवर। सो और मेरे और आपके दरमियान जो सबसे कीमती चीज़ है वो वक्त है। आप हर चीज़ का दाम लगा सकते हैं, मोल लगा सकते हैं, इसके इतने पैसे ले लो, बट वट यू कैन नॉट पे मी बैक इज़ माई टाइम। भले मैं उसको किसी भी तरह किसी ट्रैफिक के सिग्नल पे मतलब बिल्कुल कोहनियाँ खुजाते हुए ज़ाया कर दूँ, लेकिन वो मेरा वक्त है, उसके ऊपर मेरा इस्तेहकाक है, मैं तय करूँगा कि वो कैसे गुजरेगा। तो ये स्टाफ कॉलेज में ये था मामला कि वो कहते थे कि भाई तुम्हारा जो भी वक्त है वो इतना कीमती नहीं है जितना कीमती ये बात है कि तुमने 7:20 पे इस बगली दरवाजे से अंदर दाखिल हो जाना है और ये हुलिया होगा। इस सारी चीज़ से निकलने के लिए मैंने लिखना शुरू किया और मुझे बड़ी तसल्ली होती थी इस चीज़ की। मैं लिखता था, मिसाल के तौर पे मैंने मंडी ढाबा सिंह के बारे में लिखा, और ये थोड़ा पुराना वक्त है, 2012 की मैं बात कर रहा हूँ। एक सरदार मोहिंदर सिंह गुलाटी साहब उनका नाम था, 92 साल उनकी उम्र थी। फ़ोन पे वो सही से बात नहीं कर सकते थे। उन्होंने कॉल मिलाई और कॉल मिला के दूसरे सिरे पे वो सैन फ्रांसिस्को या सैन होजे से थे। वो रोना शुरू हो गए। उन्होंने मुझसे एक ही सवाल किया, कहते हैं मिराज साहब हुणवीए नू मंडी ढाबा सिंह ही आख देने। अब मैं उन्हें क्या बताता कि भाई इसका नाम हमने बदल दिया है, हमने इसे सफदराबाद कर दिया है। तो अब ये जो चीज़ें थी ये बाद में जुड़ती गई कहानियाँ, और अब ये किताब की सूरत में आपके पास आपके सामने मौजूद है कि आप इसे पढ़ें। जहाँ तक बात है कहानियों की, तो उनका जो एक्सपेंस है वो बहुत बड़ा है। उसकी कॉमनैलिटी जो है वो बहुत दूर से शुरू होती है। किताब है बेताल 25, वो अगर आप में से किसी को पढ़ने का इत्तेफाक हुआ है तो आप जब वो पढ़ें, और वहाँ से कहानी शुरू होती है और परिजात तक आती है। ठीक है, परिजात में ये है कि एक आदमी है जो कि जिसके पास एंटाई हीरो होने की सारी चीज़ें हैं, और उसका क्लेम टू फेम ये है कि वो लॉयल था एक बड़े आदमी के साथ। सो जिस मुआशरे में ये कहानी पनप रही है और लोग लाइक्स दे रहे हैं, इंस्टा पे दिल मिल रहे हैं अली अहमद साहब को और हाशिम नदीम साहब को, बहुत अच्छी कहानी कही उन्होंने। लेकिन जो चीज़ इस कौम के साथ क्लिक कर गई है वो ये है कि भाई काम वाम नहीं करना, काम जवान की मौत है। ठीक है, ज़्यादा ज़रूरी यह है कि किसी बड़े आदमी के साथ अपना कांटा फिट कर लो। ठीक है, और सारी जो चीज़ें जो दुनिया में कामयाब करती हैं वो तुम्हें मिल जाएंगी। ठीक है, अब अगर मैं आपको थोड़ा सा यहाँ से पीछे लेके जाना चाहूँ तो आप में से जिस किसी ने हातिम ताई का किस्सा पढ़ रखा है,
ठीक है। उसमें अगर आपको याद हो, मुनीर शामी जो है वो एक लंबी चौड़ी फहरिस्त बताता है। वो कहता है कि भाई ये खातून है, मुझे इससे मिलवा दो। और हातिम ताई जो है वो 7 शराइत हैं वो पूरी करता है। वो पहले 1 2 3 4 5 6 7 बड़ी जान जोखम में डालता है, और वो मतलब कोहे निदा की तरफ जाता है कभी, और कभी एक दफ़ा देखा है, दूसरी दफ़ा देखने की हवस बाकी है। इस पूरे उक़्दे को हल करता है, और जब वो उस खातून तक पहुंच जाता है तो वो खातून लेके मुनीर शामी के हवाले कर देता है, ठीक है। अब आप परिजात का सेकंड लास्ट एपिसोड देखें, आपको समझ आती है कि वो जो खातून है जो उसका मुजस्समा बनाती है, जिसकी बिनाई नहीं है, वो उस खातून के लिए सब कुछ करता है और वो उसको देता है। ये ऐसा क्यों होता है? एक कहानी जिसके दरमियान इतना मतलब कहने वाला जो है वो उज्जैन नगर से उठता है, और ये बेताल 25 लिखता है, और हाशिम नदीम साहब कोयटा में रहते हैं, ठीक है। कहाँ से कहानी चलती है, कहाँ कहानी आती है, इसका सफ़र इतना तवील और इतना पुरपेच है, जिसके दरमियान कई ज़माने गुज़रते हैं, कई मकान गुज़र गए हैं। ये ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है, हरारी लिखता है कि हमारे सर्वाइव करने में जो एक तो हमारी इच्छा है कि हम ज़िंदा रहें, ख्वाहिश है। दूसरी जो चीज़ है वो ये है कि हम बिल्कुल बात करने के माहिर हैं। हमसे पहले जो लोग थे, जैसे बंदर जो थे, वो अगर दक्षिण की जानिब से शेरों का एक गिरोह आते हुए देखते हैं तो वो सिर्फ गौगया सकते हैं, शोर मचा सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। हम तक जब बात पहुंचती है तो हम ये अंदाज़ा लगा लेते हैं कि ये 6 शेर हैं, इनमें से एक ज़्यादा भूखा, हम बात को नरेट कर सकते हैं, ठीक है। और जब ये बात नरेशन में ढलती है तो ये कितना रंग बदलती है, और जब ये एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मुंतकिल होती है तो कितने रंग बदलती। लेकिन इसमें मुझे जो सबसे ज़्यादा लुत्फ़ आता है वो ये कॉमनैलिटीज़ एक्सप्लोर करने में आता है, ठीक है। मिसाल के तौर पे आज मेरी मुलाकात एक साहब से हुई है, जवाद साहब से, और मुझे याद आ रहा है कि इनके साथ जब मेरी पिछली नशिस्त हुई थी उसमें हमने शोरबा पे गुफ्तगू की थी। तारीख़ का सितम ये है कि ये गुफ्तगू मैकडॉनल्ड्स में हो रही थी। और एक और हमारे बहुत अच्छे मेहरबान दोस्त हैं, उनका नाम है ज़फ़रुल्लाह यदबैज़ा के नाम से वो जाने जाते हैं। तो मैं यदबैज़ा और जवाद भाई थे, हम मैकडॉनल्ड्स में बैठे थे और हम ये गुफ्तगू कर रहे थे कि दुनिया कैसे एक ही तरह का बर्गर पहन के, एक ही तरह की जीन्स और पहन के खुश होती है। हालांकि कुछ शायरों को इस पर इख्तलाफ है, वो कहते हैं कि पहनो अच्छी लगती है, लेकिन गुफ्तगू जो थी वो शोरबा पे हो रही थी। और वो एक बहुत, जैसे आसिम बख्शी साहब फ़लसफ़े की जो बहुत अधिक गुत्थियाँ हैं उनको बहुत सिंप्लीफाई करके कॉफ़ी के एक मग पे आपको समझाते हैं। तो ज़फ़र साहब ने मेरी ये रहनुमाई की उसमें, आप शोरबा एक लफ्ज़ है, जब ये हम लोग चले जाएंगे, आप लोग चले जाएंगे, आपके बाद अगली पीढ़ी आएगी, नूडल्स वाली पीढ़ी आएगी, उसके बाद पास्ता वाली पीढ़ी आएगी, ठीक है। अभी तो करी वाली चले, ये जब चले जाएंगे तो ये एक दिन पुरानी जो है वो किताबें खोलेंगे और शोरबा देखेंगे कि शोरबा क्या होता है। अब शोरबा जो है वो 2 लफ्ज़ों से मिलकर बना है, शोर और बाह। शोर यानी कि नमक और बाह यानी कि पानी, यानी कि नमक वाला पानी। और वो क्या करेंगे कि वो अपने सामने जो है एक बीकर में पानी डालेंगे, उसमें नमक डाल के कहेंगे कि ये शोरबा, ठीक है। अब बताइए शोरबे का जो सफ़र है वो कहाँ से शुरू होता है? पहले प्याज जो है उनको बादामी रंग का, पिस्तेई रंग का किया जाता है, उसके बाद उसमें मसाले डाले जाते हैं। जब तेल जो है वो छोड़ देता है सारा मसाला, तब आप उसमें पानी डालते हैं और एक कंसिस्टेंसी। और जब ये खाना पक रहा है, साथ एक यादों की मजलिस है जो आबाद हो रही है, ठीक है। सो इस शोरबे का उस शोरबे से कितना ताल्लुक़ रह जाएगा, ठीक है। और ये आने वाले लोग अंदाज़ा लगाएंगे और उनके पास अंदाज़ा, जैसे मैं कहा करता था कि बहुत सालों के बाद, कुछ हज़ार सदियां गुजरने के बाद, जब हम कोई बहुत अगली पीढ़ी आएगी और वो डिस्कवर करेगी, हमें देखेगी, हमारी पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस निकाल के देखेगी और उनके ज़रिए अंदाज़ा लगाएगी कि भाई ये तो बड़े कमाल के लोग थे। उनको ये नहीं पता कि हमने जितनी जंगें लड़नी थी हमने सिर्फ पावर पॉइंट पे लड़ी हैं, हमारे सारे डिज़ाइन, सारे प्रपोजल बस पावर पॉइंट तक रहे हैं और उसके बाद आगे नहीं गए। सो ये जो है मुझे ये चीज़ बहुत मुझे अट्रैक्ट करती है। मुझे बहुत दुल्ला भट्टी के सिलसिले में मैं कुछ लिख रहा था, तो दुल्ला भट्टी की जो पहली कहानी मेरे पास आई वो ये थी कि एक आदमी है पंजाब का, वस्ती पंजाब का, और वो मट्टी की एक मचान पे खड़ा होकर ये कहता है कि किधर है अकबर, बुलाओ उसे, पहुंचा नहीं वो अभी तक।
और पंजाबी में ज़ाहिर है क्योंकि पंजाबी की जो गालियाँ हैं वो जेंडर वाइज बहुत इनकरेक्ट हैं, तो और मार्च का महीना भी आने वाला है, जस्ट अराउंड द कॉर्नर। सो वो जितनी गालियाँ हैं माँ बहन की वो दे के कहता है कि बुलाओ अकबर को, अकबर क्यों नहीं आया। अब अकबर के जो मसाहब हैं, जो पंच हज़ारी सूबेदार वगैरह हैं, वो अकबर को जाके कम्युनिकेट करते हैं। अकबर महाबली है उस वक्त, हिंदुस्तान में मुग़ल सल्तनत जो है वो अपनी जड़ पकड़ चुकी है, और अकबर सुनता है तो वो हंस देता है कि यार क्या। और जब उस आदमी को मचान से उतारते हैं या मट्टी की उस ढेरी से उतारते हैं तो वो आदमी माफ़िया मांगने शुरू कर देता है कि भाईजान मैंने कुछ नहीं किया। तो अब ये फिर दोबारा सिलसिला शुरू होता है। जो मचान पे चढ़ता है तो वो एक और आदमी बन जाता है, ठीक है। जब वो मचान से उतरता है उसे वीगो में डालते हैं तो वो माफ़िया मांगना शुरू हो जाता है। कहता है भाईजान वो सिर्फ एक फेसबुक मूवमेंट था, मैंने ऐसे ही ट्वीट की थी, अल्लाह के कसम मेरा मतलब नहीं। अब ये जब सब हो रहा है तो अकबर जो है वो कहता है कि वो मट्टी लेके आओ जहाँ पे ये चढ़ता है। अकबर ने अपने दरबार में वो मट्टी मंगवाई। उस आदमी को जब वो मट्टी पे चढ़ाता था तो वो आदमी कहता था किधर है अकबर, बुलाओ उसे, ठीक है। जब वो मट्टी से उतरता था तो वो कहता था सरकार आप माई बाप हैं, आप जिंदा हैं तो हम जिंदा हैं, ठीक है। और अब ये बात मैंने उस वक्त पढ़ी और मेरे जहन से हज़फ हो गई। आजकल मेरे एक और मैं किताब पढ़ रहा हूँ सिंहासन बत्तीसी के नाम से। उसमें लिखा है कि उज्जैन नगर एक पुरानी रियासत थी, उसमें एक राजा राज करता था, राजा भोज थे शायद, और उनकी पहले बहुत नक्शा खींचा गया है, बिल्कुल वैसा नक्शा जैसा उस्मान मुज़दार साहब के दफ्तर में होगा लाहौर का। बहुत बिल्कुल मेले वेले लगे हुए हैं और हर तरह का काम हो रहा है, दुकानें सजी हैं, बाज़ार हैं और पूरी रौनक रास रंग लीला रची हुई है। शहर से बाहर एक आदमी जो है वो खीरे बेचता है, और खीरे ये वो ऑर्गेनिक फूड का फंडा अभी ऑन नहीं हुआ था, तो वो खीरे जो हैं वो खीरे बेचता है। और खीरों की जब बेल चढ़ती है तो एक चौकोर अहाता ज़मीन तक वो उस एक स्क्वायर ऑफ लैंड में वो बेल जो है वो जड़ नहीं पकड़ती, बाकी हर जगह जाती है। वो बड़ा हैरान होता है और वो जब उस जगह पे पहुंचता है वो सोचता है कि मैं यहाँ पे कोई कंस्ट्रक्शन कर लेता हूँ ताकि मैं ओवरसी करूँ, कोई और खीरे ना तोड़ के ले जाए। जब वो वहाँ पहुँचता है, वहाँ खड़ा होकर वो कहता है कि बुलाओ किधर है राजा विक्रम, मैं नहीं छोड़ूंगा उसे, ठीक है। और हस्बे साबिक राजा के जो सिपाही होते हैं वो उसे वीगो में डाल के ले जाते हैं और उसे मारपीट करते हैं, वो ठीक हो जाता है। फिर राजा कहता है कि ये जगह खुदवाओ। जब वो जगह खुदवाते हैं तो उसके नीचे से एक तख्त निकलता है। वो तख्त जो है उसके साथ उसके चार अतराफ 8 पुतलियाँ लगी हैं। अब आप कहानी आपको देखें कैसे आपकी उंगली पकड़ के आपको एक रिवॉल्विंग डोर, एक मेज़ में लेके जा रही। जब वो तख्त निकाला जाता है तो उसके 32 कुल पुतलियाँ हैं, और ये पुतलियाँ जो हैं इनका बयान बहुत खूबसूरत, इनके लिए जो लफ्ज़ है वो सुंदर से भी आगे का एक लफ्ज़ है कि मतलब वो रूपमती, एक संस्कृत का लफ्ज़ है, वो रूपमती का लफ्ज़ है। इतनी खूबसूरत औरतें हैं वो, 32 हैं, 8। राजा जब वो तख्त निकलवाता है तो वो तख्त निकलवा के वो पहले एक मुहूर्त निकलवाता है जिस दिन मैं इस तख्त पे बैठूंगा। वो जब उस तख्त पे चढ़ने लगता है तो पहली पुतली जो है उसमें हरकत होती है और वो कहती है कि तू रुक जा, तू जानता है कि तू किसके तख्त पे बैठने वाला है। फिर वो उसे एक कहानी सुनाती है। इस तरह वो 32 कहानियाँ उसे सुनाई जाती हैं जिनमें उसे 32 बादशाह की सिफ़ात जो हैं वो गिनवाई जाती हैं कि वो कैसा सखी था और वो कैसा ज़बरदस्त आदमी था। लेकिन जो भी और ये अब आप देखें कि दुल्ला भट्टी की मट्टी उठाएं और सिंहासन बत्तीसी की मट्टी उठाएं, कहानियों का थ्रेड जो है वो एक है, ठीक है। परिज़ाद में नुमान एजाज साहब की सखावत को देखें, ठीक है, और हातिम ताई में मुनीर शामी के साथ जो सलूक होता है वो देखें। और आप जब रियल हिस्ट्री पढ़ते हैं तो आपको अंदाज़ा होता है कि वाकई बादशाह जो थे वो ऐसे हुआ करते थे। ऑब्वियसली मतलब हम तक बादशाहों का एक रूप पहुंचता है। मतलब हम ये जानते हैं हेनरी VIII जो था वो बड़ा जालिम आदमी था, उसने एन बोलीन से शादी की, उसने मैरी ऑफ एरकॉट, क्वीन ऑफ एरकॉट जो थी उसको वो कर दिया, उसने चर्च अपना डेवलप कर लिया। बट हो सकता है उसकी कोई पॉजिटिव सॉफ्ट साइड भी हो जो यकीनन उसका ISPR कोशिश कर रहा होगा वाज़े करने की, नॉट एज इफेक्टिव। अच्छा, सो बताने का मकसद ये है कि महाराजा रंजीत सिंह के जो वक़ाए निगार हैं वो लिखते हैं कि महाराजा एक जंगल से गुजर रहे थे और उनके माथे पे एक पत्थर लगा के शिकार खेल रहे थे।
महाराजा को जब वो पत्थर वत्थर लगा तो उनके जितने भी सिक्योरिटी स्टाफ थे वो एकदम जैसे आप लोगों के हैं माशाल्लाह, वो किसी को अंदर नहीं आने दे रहे थे, उसी तरह के महाराजा के जो मसाहिब थे वो फ़ौरन बाहर आए और उन्होंने वो अपनी तलवारें वगैरह निकाली न्याम से कि छोड़ेंगे नहीं पकड़ के। तो 5-7 मिनट में वो एक आदमी को पकड़ के ले आए, एक लकड़हारा था, उससे पूछा कि तुमने महाराजा को पत्थर क्यों मारा? ये तो हम उर्दू में बात कर रहे हैं, ये पंजाबी में डायलॉग हुआ था। उसने कहा कि तू महाराजा ने वट्टा क्यों मारे? वो और मुसाहिब कहें कि छड़ना नहीं, एदा घाटा ला दे, क्योंकि वो तो ज़ाहिर थ्राइव करते हैं इस चीज़ पे कि लोग मरें, हिफाजत का और इनसिक्योरिटी का जो रिश्ता है वो बना रहे। सो वो बंदा आगे से एक लॉजिक देता है कि मैं सरकार माई बाप महाराजा नू मैं तो नहीं वट्टा मारिया, मैं तो बेरी नू वट्टा मारिया, तो कि बेर गिरेंगे मैं कुछ खा लूँगा। अब वो कहते हैं महाराजा की तरफ देख रहे हैं कब महाराजा ऑर्डर करे, कब हम इसकी गर्दन उतारें। तो महाराजा एक लम्हे को सोचता है और कहता है तू बेरी नू वट्टा मारे थे तेनू बेर लभण, तू महाराजा नू वट्टा मारे थे तेनू मौत, ये नहीं हो सकता है, पूरा परगना इनू दे दियो। सो महाराजा वो पूरी जागीर जो है उसके हवाले कर देता है। अब आप सखावत का कॉमन फैक्टर देखें एंड इट्स कनेक्शन विद रॉयल्टी देखें, ठीक है। और ये सिर्फ वहाँ नहीं, ये मतलब अहले इक़्तिदार का एक पैटर्न होता है ये, ठीक है। आप अचानक सोशल मीडिया, अब ये काम सोशल मीडिया पे होता है, अचानक एक सोशल मीडिया पे वेव उठती है कि फ़लाना फ़नकार कितनी कसम परसी में है, वो 2 दिन बाद आप देखते हैं कोई स्टेट मिनिस्टर, कोई फेडरल मिनिस्टर जो है वो उठ के उसके घर चला जाता है और उसको मतलब उसकी हेल्प करता है। सो सखावत एक कॉमन थ्रेड है। एक और थ्रेड जो मुझे कहानियों में नज़र आया है वो है ट्रिवियलिटी टूवर्ड्स द एंड, कि जो अंत है वो कितना मीनिंगलेस है। और ये भी एक ऊपर से लेके नीचे, लेकिन इस दफ़ा मैं आपको पीछे लेके जाऊंगा, ठीक है। वी ऑल मोर और लेस नो व्हाट इज़ हैपनिंग विद प्रेसिडेंट मुशर्रफ, एक्स प्रेसिडेंट मुशर्रफ दीस डेज, ठीक है। कितनी ट्रिवियल बात है। और थोड़ा सा पीछे जाएं तो मिर्ज़ा जो है वो मिर्ज़ा की बहादुरी के बारे में बहुत कुछ लिखा गया है मिर्ज़ा साहबा में, ठीक है। और वो एक जगह लिखा है कि जन्म दिता माई बाप ने ते रूप दिता करतार, और मैं जब से घोड़ी पे बैठा हूँ मेरा कंबिया नहीं गा शरीर, मेरा बदन जो है वो कभी कांपा नहीं है, ठीक है। वो मिर्ज़ा, ठीक है। और वो वे मैनू कद दी लोड़ चिड़ीक ने कि मैं मारा तेरे वीर, मिर्ज़ा साहबा चूँकि एक रज़मिया दास्तान है और उसमें मिर्ज़ा की बहादुरी का बहुत बयान है। लेकिन आप कभी ये देखें कि मिर्ज़ा मारा कहाँ जाता है? मिर्ज़ा मारा जाता है साहिबा के उन भाइयों के हाथ जिनके बारे में ख़ुद कहानी के आगाज़ में लिख दिया गया है कि ये कायर थे, ठीक है। वीर शमीर जो थे ये बुज़दिल थे, इनका स्किल सेट नहीं था, ठीक है। और यहाँ से मैं आपको मज़ीद पीछे लेके जाता हूँ कि श्री कृष्ण जो हैं, जब उनको ये पता चलता है कि उनका अंत आ गया है और वो ख्वाब देखते हैं, ख्वाब में द्वारका की पूरी नगरी जो है वो जल रही है, ठीक है। और वो पानी जो है वो उठ रहा है, तो वो पूछते हैं कि भाई ये इंद्र से पूछते हैं ये हो क्या रहा है? उसने कहा भाई तुम्हारा टाइम पूरा हो गया। सो श्री कृष्ण ये करते हैं कि वो वहाँ से उठते हैं और पास के एक जंगल में जाते हैं और हिरन की खाल ओढ़ देते हैं कि कहीं मौत मुझे ताक न ले, ठीक है। और उस जंगल में पहली दफ़ा एक ऐसा शिकारी आता है जिसने कभी शिकार नहीं किया होता, और वो पहला तीर चलाता है और उस पहले तीर से श्री कृष्ण जो है उनको वो तीर तराजू होता है, ठीक है। मरने से पहले वो पैगाम भिजवा देते हैं कि अर्जुन को कि तुम आओ और तुम द्वारका का पूरा निज़ाम संभालो। अर्जुन आता है, वो देखता है कि भाई ये तो मतलब सीन बैड है, यहाँ कुछ नहीं हो सकता। वो जितनी भी रानियाँ हैं उनको लेके चलता है। और यहाँ पे पंजाब का बयान जो है उस मतलब आप देखें पंजाब का बयान उस वक़्त कैसा है, लिखा ये हुआ है कि जब अर्जुन महारानियों को लेके चला तो 5 नदियों की सरजमीन पे उस पर किसी ने पहली दफ़ा हमला किया, ठीक है। अच्छा, जब हमला होता है तो वो उसके पास एक धनुष नाम की एक कमान है जो कि उसके पास अवतार है, वो धनुष में तीर लगाता है और उसको ये उसके पास चमत्कार था या मौजज़ा था कि वो जब भी तीर लगाएगा या तीर खींचेगा he will always have an access to untapped countless arrows। और वो तीर कमान जो है वो इतना भारी है कि 7 लोग उसे मिलके उठाते थे, लेकिन अर्जुन उसे अकेला उठाता है। तो जब वो पहली दफ़ा तीर उठा के चलाने लगता है कमान, तो उससे कमान खींची नहीं जाती। वो भी ऊपर देखता है तो उसे पता लगता है कि भाई
टाइम आ गया है तेरा, और वो भी ये रख देता है। सो बताने का मकसद ये है कि कहानियों में भी जब आदमी का वक्त आता है या जब उसका वक्त ख़त्म हो जाता है तो तब बहुत ये एक मामूली मामला रह जाता है कि उसे ख़त्म कैसे करना है। और ये हमने थ्रेड है, और ये सिर्फ 7 थीम हैं जिनके ऊपर दुनिया भर में कहानियाँ लिखी जाती हैं घूम फिर के। आजकल मैं जो कहानी पढ़ रहा हूँ वो कल्याण प्रदीप की कहानी, कल्याण प्रदीप एक किताब है, और रेल की सीटी और कल्याण प्रदीप में सिर्फ एक अच्छी चीज़ है, वो तो बहुत अच्छी किताब है। एक रेल की सीटी भी मेरी दादी के नाम मानून है, और कल्याण प्रदीप भी एक नानी ने लिखी है। मुखद्दा देवी एक खातून थी जो बंगाल से जिनका ताल्लुक़ था, और उनका नवासा था कल्याण। ठीक, कल्याण साहब जो थे, कैप्टन कल्याण, ही वॉज अ डॉक्टर एंड ही डिड हिज मेडिकल ट्रेनिंग फ्रॉम कैलकटा, और उसके बाद वो स्पेशलाइज करने लंदन गया। लिवरपूल से उसने ट्रेनिंग की और वर्ल्ड वॉर 1 लग गई। जब वर्ल्ड वॉर 1 लग गई तो बिकॉज ही वॉज इन इंडियन मेडिकल सर्विसेज, पर फोर्स ही वॉज टू गो एंड अटेंड टू द पेशेंट्स इन द फ्रंट लाइन। और वो जब वहाँ पहुँचता है तो उसने अपने घर कुछ चिट्ठियाँ लिखी हैं, और वो जो चिट्ठियाँ हैं उनको, और पूरी फिर दादी ने बीच में अपना भी, उस नानी ने अपना भी नैरेटिव दिया हुआ। सो कल्याण प्रदीप उस किताब का नाम है। तो कल्याण जो है उसकी, जिस दिन उसकी माँ का इंतकाल होता है, और जो लेटर्स की टाइमलाइन है वो बहुत मुख्तलिफ है। वो फरवरी में चिट्ठी लिखता है और अप्रैल में उसके घर पहुंचती है। नवंबर में उसकी माँ का इंतकाल होता है और उसे नहीं पता लगता मार्च तक, और मार्च तक ही कॉन्टीन्यूज़। लेकिन जब मार्च में उसको पता लगता है कि उसकी माँ मर गई है तो तकरीबन 15 या 20 दिनों में कल्याण का भी इंतकाल हो जाता है। और अब बज़ाहिर ये बड़ी छोटी सी और कोई इसमें वो इतना प्लॉट ट्विस्ट नहीं है, लेकिन जुदाई एक कॉमन फैक्टर है। और जब वो कल्याण को ट्रीट कर रहे होते हैं, उसको टाइफाइड होता है, आखिरी वक्त में वो सारी की सारी बंगाल फोकलोर्स को बंगाली ज़ुबान में रिसाइट कर रहा होता है। ठीक है, आप पूछेंगे कि इसका ताल्लुक़ दास्तान से क्या है। इसका ताल्लुक़ दास्तान से ये है कि ये सब जो था ये बसरा मेसोपोटामिया में हो रहा था, फुरात के किनारे हो रहा था। कल्याण ने जितना भी पढ़ रखा था मिडल ईस्ट के बारे में, बिकॉज ही वॉज फ्रॉम एन एलीट क्लास एंड ही हैड एन एक्सेस टू द इंग्लिश वर्जन्स ऑफ अलिफ लैला, तो उसने एक इमेजिनेटिव एक विजुअल अपना इमेजरी बनाई हुई थी कि बसरा ऐसा होगा, हारून रशीद का बगदाद जो है वो ऐसा होगा। जब वो उस बगदाद में पहुंचा तो वहाँ पे ना तो वो नहरें थी, ना वो खूबसूरत औरतें थी, ना वो फूलों के बाग थे। तो इसको देख के उसका दिल टूट गया। एंड फाइनली वो अपनी ही दास्तानों में जो उसने एक तिलिस्म पैदा किया हुआ था, उसकी शिकस्तगी किताब ना ला सका, और माँ की जुदाई का एक सुपर एडेड फैक्टर है जिसकी वजह से ही लॉस्ट। एक छोटा सा पसे नविश्त या पोस्ट स्क्रिप्ट ये है कि ये सारा जो फेलियर था, ये वर्ल्ड वॉर 1 में इसको द सेज ऑफ अमारा कहते हैं। एक शहर है अमारा के नाम से, उसको कत्ल अमारा, एक वहाँ पे सेज हुई थी, और ये एक इट वाज अ मिलिट्री डिज़ास्टर एज अ रिजल्ट ऑफ विच कल्याण लॉस्ट हिज लाइफ। What is interesting here is this massacre would have never happened. जनरल टाउनशेंड जो थे वो इस कैंपेन के जनरल ऑफिसर कमांडिंग थे। ठीक है, मज़े की बात यह है कि जनरल साहब ने भी अलिफ लैला पढ़ रखी, और जनरल साहब के दिल में कहीं ये था कि वो बगदाद को फ़तह कर लें ताकि वो बगदाद के पाशा कहलाए। सिर्फ पाशा कहलाने और दास्तान के ताक़ुब में निकलने और एक टाइटल अपने नाम करने के चक्कर में उन्होंने एक कैंपेन की जिसके नतीजे में कल्याण का और कई सैकड़ों हिंदुस्तानियों का इंतकाल हुआ। सो दास्तान हमारी ज़िंदगी में यूं भी आती है। और बट मैं मेरा ख्याल है ज़्यादा ही बोल नहीं, बिल्कुल, मैं बहुत दिलचस्पी के साथ, असल में जितनी आपने तमहीद बात दी उसके बाद अब मेरे सवाल बहुत छोटे महसूस होने लग गए हैं, और अब मुझे एहसास हो रहा है कि मुझे सवाल रखने ही नहीं चाहिए थे। तो नॉस्टैल्जिया के बारे में मैं आपसे पूछना चाहूँगा। अमूमी तौर पे हमारे यहाँ ख्याल होता है कि नॉस्टैल्जिया असल में इंसान को माजी की तरफ धकेलने की या इस तरह की कोशिश है कि वो बस वो आगे ना जाए, उसे पीछे ले जाया जाए। आपने भी एक जगह लिखा है
कि उबैदुल्ले के वारसों ने घोड़ों पर लड़ने के बजाय, और ये अब जमहूरियत का। जी, तो नॉस्टैल्जिया के बारे में आपकी क्या राय है और आप इसे किस तरह देखते हैं? नॉस्टैल्जिया के बारे में एक रशियन पेपर मैंने पढ़ा था, मतलब एक रशियन खातून थी, उन्होंने टू मी इट अपील्स अ लॉट एंड मेक्स अ लॉट ऑफ सेंस। उन्होंने नॉस्टैल्जिया को कहा है कि नॉस्टैल्जिया इज़ द मोस्ट इफेक्टिव रिबेलियन ऑफ अ मैन अगेंस्ट द कंस्ट्रक्ट ऑफ टाइम। ठीक है, क्योंकि वक्त आगे जा रहा है और आप इसका कुछ नहीं कर सकते, आप अपनी, और ये वक्त आपकी ईजाद है। याद रहे, हमने घड़ियाँ पहर बनाए हैं, हमने ये तय किया है कि 24 घंटों का एक दिन होगा, उसके 3 पहर होंगे, रात के इतने पहर होंगे, महीनों की ये तकसीम होगी, फिर उसमें हमने सूरज को, चाँद को घसीट लिया एज इट सूट्स। फिर वो कासिम पोपलजई और मुफ्ती मुनीब भी आ जाते हैं इस पूरी बहस में। लेकिन वक्त का जो पूरा कंस्ट्रक्ट है वो इंसान ने अपनी सहूलत के लिए ईजाद किया, और अब यही उसके हाथ नहीं आ रहा, वो वक्त को आगे जाने से रोक नहीं पा रहा। तो इसके लिए उसके पास जो सबसे खूबसूरत हथियार, सबसे मौसर हथियार है, वो ये है कि वो पीछे की तरफ भागे। अब घड़ी आगे की तरफ जा रही है और इंसान पीछे को जाना चाहता है। ये जो पूरी जंग है, ये नॉस्टैल्जिया का मैदान जंग है या कुरुक्षेत्र है। तकसीम हिंदुस्तान के बारे में मैं तो आपने बियॉन्ड डिग्री ऑफ सेपरेशन के उसमें भी आपने इसका तज़किरा किया, और ये एक अजीब सा सानहा हुआ। तकसीम हिंदुस्तान तो ये सानहा था, लेकिन एक और तकसीम वाक़ई हो गई, हम लोगों की तकसीम, यानी वो नई जनरेशन या वो जदीद लोग या मिलेनियल्स जिसे आप कह सकते हैं, वो जो अब आ रहे हैं वो बट गए हैं। जैसे मिसाल के तौर पे लाहौर में रहने वाला आदमी वो ताल्लुक़ नहीं रखता मिट्टी के साथ जो ताल्लुक़ शायद कुछ 100 साल पहले था। तो ये भी एक तकसीम वाक़ई हुई है। इस के पस मंज़र में आप क्या चीज़ें देखते हैं? क्या ये कोई मुस्बत चीज़ हुई है? मैं आई विल लाइक टू टेक रेफ्यूज इन द टर्म फॉल्ट पैसिमिज्म। मैं कनूतियत पसंदी के साथ बहुत खुश रहता हूँ, काम रहता हूँ कि भाई ठीक है, ये दुनिया ने तो डूबना ही है, जैसे आंखों देखी में वो कहता है ना कि अनुभव है, बस ठीक है। सो बात यह है कि तकसीम हिंद एक ऐसा किसी ने पूछा था मीरा नायर से कि आप पार्टीशन को कैसे देखते हैं, तो उन्होंने कहा कि जिस तरह यहूदियों के लिए ये करीब करीब नामुमकिन है कि वो हॉलोकॉस्ट को भूल जाएं, इसलिए किसी भी ऐसे शख्स के लिए जो हिंदुस्तान, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में रहता है, तकसीम को भुला देना मुश्किल है। और ये ऐसा नहीं है, मतलब कल्लात में एक शख्स रह रहा है, उसका इस तकसीम से वो क्योंकि उसको ये तकसीम वैसी इफ़ेक्ट नहीं करेगी, लेकिन जहाँ जहाँ ये तकसीम हुई है और इसके जो ज़िमनी असरात हैं, मिसाल के तौर पर ये गुरु मांगट रोड से मैं अभी आ रहा था, सो ये सारा इलाका जो है ये सांसियों का होता था, और सांसी किधर हैं अब, ये भी एक अचंभे की बात है कि सांसी एक कबीला हुआ करता था और ये हमेशा गांव की पेरिफेरी में थे, आबाद हुआ करते थे। ये दे वुड ऑलवेज, ये बूट लेगर्स थे, इनके ज़िम्मे शराब मुहैया करना, और लेकिन जो चीज़ इन्हें सोशल हायरार्की में सबसे नीचे प्लेस करती थी वो ये थी कि ये मुर्दार खाते थे। लेकिन वो वक्त अच्छा था, लोग एक दूसरे को इस बात पे जज नहीं करते थे कि भाई तू क्या खा रहा है, आज जज करते हैं, इंस्टा पे वो लगाते हैं लोग अपनी फूड की स्टोरीज। सो बात ये है कि जब तकसीम होती है, आप इसका एक बिल्कुल छोटा सा, बहुत लकीर में बहुत पीछे नुक्ता है कि जब तकसीम हुई तो अब हर बंदे को अपनी अपनी पड़ गई, मैं उठ के किधर जाऊंगा भाई, तुम उठ के किधर जाओगे। तो सांसी जो थे एज अ कम्युनिटी वो बहुत वेल नेट थे, और उनके अपने कुछ मतलब अपने संस्कार थे, अपने उसूल थे, अपने उन्होंने कुछ बनाए हुए थे। ज़ाहिर है एकदम नहीं चीज़ डेवलप होती, इसको कुछ वक्त लगता है। उनका पूरे का पूरा सोशल स्ट्रक्चर जो था वो एक जैसे हाउस ऑफ कार्ड्स कोलैप्स करता है वो वैसे गिर गया। तो उन्होंने ये तरीका निकाला कि आधे सांसी जो थे वो किसी उधर जाके ब्राह्मण हो गए, आधे जो थे वो इधर आके, अब खैर ज़ात पात पे एक और बहस चल रही है, खुदा आमिर लियाकत साहब को ज़िंदगी दे, रौनक के बर्पा किए रखते हैं। तो वो उन्होंने यहाँ आके, तो अब आपकी तारीख़ में से अब आप ढूंढेंगे कि सांसी किधर होता है, तो आपके पास जो पहली किताब आएगी वो तारड़ साहब की होगी, उसमें से आप देखेंगे अच्छा सांसी ऐसे होते थे, ठीक है। और वो वक्त आएगा फिर आपके पानी में नमक डाल के कहेंगे अच्छा शोरबा ये होता है,
ठीक है, और जो इसको शोरबा नहीं मानेगा उसके खिलाफ मैं सोशल मीडिया पे जिहाद शुरू कर दूंगा, ठीक है। ये मतलब ज़ाहिर है अगला स्टेप ये होता है ना कि इफ़ यू डू नॉट एग्री टू वर्ड, आप मुंह से कह रहे हैं कि देखें वाइट और ब्लैक के दरमियान ग्रे के बहुत शेड्स होते हैं, लेकिन आप खुद मानने को तैयार नहीं है कि ग्रे के ये शेड्स एग्जिस्ट करते हैं। सो और तकसीम के कुछ ऐसे असरात तो हमें आज नज़र आ रहे हैं, कुछ ऐसे असरात हैं जो हमारे बाद लोगों को नज़र आएंगे, ठीक है। जब कुछ कम्युनिटी, एक कम्युनिटी दूसरी कम्युनिटी के साथ रहती है और एक बहुत छोटा सा बड़ा मीनिंगलेस सा रवैया, लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ जी, ठीक है, लता मंगेशकर का इंतकाल हुआ है तो एक तरफ पूरा हिंदुस्तान पाकिस्तान के लोग जो हैं वो एक तहनीती पैगामात भिजवा रहे हैं, अफसोस कर रहे हैं एक दूसरे के साथ, ज़ाहिर है इतने साल। एक और तबका है लोगों का, वो उठता है और लता की जाके सावरकर के साथ जो तस्वीरें हैं वो निकाल के ले आता है, वो लता की मुजीबुर रहमान के साथ तस्वीरें निकाल के ले आता है, वो ढूंढ के आपको, ये जिस तरह कोहिस्तान की तरफ जाएं तो वो बच्चे आपकी गाड़ी रोक के आपके आगे चंदे का डब्बा कर देते हैं कि भाई तुम चंदा दे के मस्जिद का फिर आगे जाना। इस तरह ये लोग सोशल मीडिया पे व्हाट्सएप के ज़रिए आपकी वॉल में घुस के, आपके इनबॉक्स में आके आपको रोक के बता रहे हो भाई तू लता की तारीफ़ कर रहा है, तुझे पता नहीं ये वीर सावरकर के साथ थी। ये लोग तकसीम का वो एक ज़िमनी नतीजा है कि जिससे अभी तो नहीं पता लग रहा, लेकिन बाद में पता लगेगा कि आंटी गवर्नमेंट ठीक कहते हैं, ये बिक गई है गवर्नमेंट। सो वो आपको मतलब ये लोगों में इतनी नफ़रत फैलती जाएगी और ये रुकेगा नहीं ये सिलसिला। ये हम जो मर्ज़ी इसके आगे एक लतीफ़ बंद बांध लें, इस तरह की जगहों में बैठ के गुफ्तगू करते रहें, पुराने वक्तों को याद करें, हम ढूंढ ढांड के लाते रहें कि अच्छा ये जो जगह है ये मॉडल टाउन है, ये गंगाराम ने इसको डेवलप किया था, आप जो मर्ज़ी कहते रहें। वो लोग जिन्होंने लता को वीर सावरकर के साथ खड़ा कर दिया है, ठीक है, मुझ तक ये जब पैगाम पहुंचा तो ये मतलब ए ने बी को भेजा, बी ने सी को भेजा, सी ने डी को भेजा, मुझ तक ये पैगाम पहुंचाने वाली एक कोई 24-25 साल की एक खातून थी जो कि बज़िद थी कि भाई ये तो लता जो है वो इस काबिल ही नहीं है कि उसके नाम के आगे RIP भी लिखा जाए। अब उन्हें कौन समझाया कि भाई लता अकीदे को और नज़रिए को और वतन की सरहद पे जहाँ मर्ज़ी खड़ी थी, हम जैसे लोगों का एक पूरा मतलब हमारी दुनिया उसके सुरों के साथ जुड़ी हुई है और बहुत गहरी इतनी वो जिस तरह वो है कैप्टन कॉर्लिस मैंडलिन में कहता है कि वो इतनी इतनी इंटरवोवन है कि इट इज़ ऑलमोस्ट इनकंसीवेबल फॉर अस टू पार्ट। वो मुमकिन नहीं है कि हम उसको अलग करें। हम एक एक दिन में लता जो है वो 8 जगहों पे हमारे साथ हैं। तो आप कैसे, मैं मतलब अब ये रिकॉर्डिंग भी हो रही है, पता नहीं मुझे बात करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, काट देंगे बाद में। ठीक है। मेरी अपनी शादी का मामला है और मैं जा रहा था शादी का इंटरव्यू देने के लिए और इस दौरान दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे के गाने जो हैं वो पस मंज़र में चल रहे हैं, ठीक है। आज ही आजा गाता हंसता तेरा रास्ता देख के रास्ता, भूलने वाले तुझको मेरी याद सताए। अरे ये मैं जा रहा हूँ, ठीक है। मेरा वहाँ जाके शादी से इनकार हो गया, उनका ये तो भाई ठीक नहीं है बंदा। मैं वापस निकलता हूँ और सिर्फ कैसेट चेंज करता हूँ, 2 दिल टूटे 2 दिल हारे, दुनिया वालों सदके तुम्हारे, ठीक है। और लता के जो अल्फाज हैं वो ऐसे उतरते हैं जैसे बिल्कुल कोई आदमी, आपने कभी देखा होगा ये छोटे शहरों से लोग बड़े शहर में आके नजूमी के पास बैठे होते हैं ऑन द हॉन्चेस, और वो एक एनवेलप खोलता है और एनवेलप में से एक बड़ी जेनेरिक बात निकलती है, वो कहते हैं हाँ यही हमारी बात, ठीक है। वो कहता है प्यार तुम्हारा देखा देखा तुम्हारा आंखें मोड़ना, ठीक है। तो आपके ऊपर लता के ये सारे अल्फाज जो हैं ये वारिद हो रहे हैं, ठीक है। आप घर पहुंचते हैं, ठीक है, और आपके घर में आगे एक कज़न की शादी हो रही थी और बत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, और आदमी कहता है कि दुनिया एक तमाशा है, आशा और निराशा है, अपना अपना हिस्सा है, कोई लुट जाता है कोई लूट जाता है, शीशा हो या दिल हो आखिर टूट जाता है। और आप खैर जाते हैं, आप खुदकुशी का इरादा करते हैं और आपके अब्बा तक खबर पहुंचती है, वो कहते हैं क्या बकवास है, क्यों है, ऐसा है, ये है, वो है, तुम पे इतनी इन्वेस्टमेंट की है और तुम ये करोगे, तुम अब ऐसे करोगे। ये सब करने के बाद एंड पे आपके अब्बा जो है वो
अभी अपना ज्ञान बांट रहे होते हैं कि बीच में दादी आती और वो कहती हैं कि भाई नथिंग डूइंग, ये जो बच्चा है ये जहाँ कहेगा इसकी शादी वहीं होगी। और अब्बा जो है उन्होंने चूँकि दादी के आगे कुछ नहीं कह सकते, वो कहते हैं ठीक है, ये शादी ख़त्म होती तो हम जाके वहाँ तुम्हारे रिश्ते की बात मैं खुद करता हूँ, ठीक है। और फिर जब हम जाते हैं तो दोबारा मतलब राजा की आएगी बारात, रंगीली होगी रात, मगर मैं आजा सनम मत। अब ये बताइए कि आप इस पूरी एक आदमी की ये एक दिन का ये रोज़नामचा है, इस रोज़नामचे में आप लता मंगेशकर को निकाल के उसे किसी ऐसे एक इमेजिन्ड नैरेटिव है, बेनेडिक्ट एंडरसन लिखता है कि इमेजिन्ड कम्युनिटीज़ हैं ये, आप पाकिस्तानियों के साथ जुड़े हुए हैं, उन पाकिस्तानियों के साथ जिन्हें आपने नहीं देखा। आपके ज़हन में एक तसव्वुर है कि पाकिस्तानी ऐसे होंगे, और ये अलग बात है कि उनके जहनों में जो तसव्वुर है उसके मुताबिक आप सब कुछ हो सकते हैं, पाकिस्तानी नहीं हो सकते, ठीक है। सो हम इस पूरे ये एक इमेजिन्ड कम्युनिटी होती है, नेशनैलिटीज़ या कोई भी एक बड़ा गिरोह। सो तकसीम के कुछ तो वो चीज़ें हैं जो उस वक्त हो गई। तरलोक शाह की हवेली को लोगों ने आग लगा दी, परी महल लुट गया, यहाँ से जाने वाली ट्रेनों को लूटना शुरू कर दिया, काला कादर का गांव बेआबाद हो गया, चकमरू के स्टेशन के आगे उन्होंने लकीर लगा दी, नीचे रामगढ़ बंद हो गया, इस्लामगढ़ इधर हो गया, बहुत तमाशा हुआ। ऐनी आपा की नहटोर की पूरी सल्तनत लुट गई, वो यहाँ आ गई। और कुदरतुल्लाह शहाब साहब जो थे वो उन्होंने मतलब एक नया मतलब ये पूरा एक बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो अभी हो रही हैं जिनका बहुत बाद में पता लगेगा, और बाद में बैठ के लोग सर खुजाएंगे कि ये हुआ क्या था हमारे साथ। तो ये है, ऐन मुमकिन है कि इसमें गलती या कसूर उन लोगों का निकले जो ये कहते हों कि भाई ये बड़ी ज़्यादती हुई, ठीक है। क्योंकि ये बाइनरिज्म है, जब आप ये कहते हैं कि बड़ी ज़्यादती हुई है तो लोग ये कहते हैं अच्छा अब वो वहाँ जो हो रहा है वो ठीक है। जैसे वो एक कॉमेडियन का है इंडिया में कि उसने इंडिया में जब नोटबंदी हुई तो एक कॉमन रेटोरिक था, वो रेटोरिक ये था कि कोई भी अगर मोदी के ख़िलाफ़ बात करता था तो वो उसको कहते थे कि नहीं पाकिस्तान नहीं, वो कहते थे वहाँ हमारे जवान से सीमा पे खड़े हैं और तुमसे यहाँ कतार में नहीं खड़ा हुआ जा रहा, ठीक है। तो एक बैंक में इसी तरह आदमी जो था वो क्यू में लगा हुआ था नोट चेंज करवाने के लिए, तो उसने कहा यार क्या बकवास है, सुबह से यहाँ लाइन। तो आगे जो अंकल थे वो प्रॉब्ली इसी तरह के थे जिस तरह के हमारे अंकल होते हैं, व्हाट्सएप देख के ज्ञान प्राप्त करने वाले। वो पीछे मुड़े और कहने लगे वहाँ हमारे जवान सीमा पे खड़े हैं और तुमसे यहाँ कतार में नहीं खड़ा हुआ। उसने पलट के जवाब दिया मैं ही वो जवान हूँ जो सीमा में पहले खड़ा हुआ और अब यहाँ। So yes, that sums it up. तो एक इससे बड़ा सान है ये है कि हमने, मुझे लगता है आपने सीरियस सवाल लिखे हुए, मैं कॉमेडी कर रहा। नहीं तो अदीब हमने बांट लिए, कहानियाँ बांट ली। ये मुश्किल होता है कि एक पूरी कम्युनिटी जो इकट्ठी रह रही है, उनके त्यौहार एक है, उनकी कहानियाँ एक हैं, लोक दास्तान इस्तारे सब एक है, लेकिन ये अचानक क्यों हमने ये बांट ली और क्या फैक्टर है? और आपको लगता है कि ये महसूस होता है कि शायद जो दूसरा पंजाब है उसने फिर कुछ ना कुछ बाकी रखा, हमने बिल्कुल अबैंडन कर दिया। लोहड़ी हो, रंजीत सिंह हो, भगत सिंह हो, कोई भी हो, हमने पूरा अबैंडन कर दिया सारे। अच्छा, मेरी चूंकि रेल की सीटी का तर्जुमा हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, लेकिन आई एम हैप्पी बिकॉज हमारे दोस्त हैं, मित्र हैं हमारे, वो पंजाबी में इसका तर्जुमा कर रहे हैं। तो अब तर्जुमा होते होते जो है जिस तरह सरकारी काम हो रहे होते हैं ना, कि मतलब PSL हो रहा है तो बाकी काम रुक जाएंगे, ठीक है, बाकी सब कुछ रोक दो, PSL हो रहा है, PSL ख़त्म होगा फिर बाकी काम दोबारा शुरू करें। सो इसी तरह हमारा तर्जुमा जब हो रहा होता है तो बीच में अगर चरणजीत साहब का घर बनना शुरू हो जाए या उनकी भैंस को कोई बीमारी हो जाए या उनके कस्बे में कोई मकामी इलेक्शन हो, कुछ भी चुनाव आ जाए, कोई दंगा हो जाए, तो वो वहाँ रुक जाता है। लेकिन इसमें मुझे बहुत जानने का मौका मिल रहा है। उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके यहाँ लोहड़ी मनाई जाती है? हाँ, तो मेरा ख्याल है कि अब थोड़ा सा हो सकता है कहीं पे ये कॉरपोरेट कल्चर में मनाई जा रही हो, वरना लोहड़ी यहाँ नहीं मनाई जाती। मेरे अब्बा ने लोहड़ी मनाई हुई है और वो 47 मतलब वो इस मुल्क से कोई 1 माह बड़े थे और खुदा का शुक्र है कि वो चले गए वक्त पे। तो अब पिछले साल उनका इंतकाल हुआ है और आप ये देखिए कि उन्होंने लोहड़ी बाकायदा अपनी होश में मनाई हुई है, जुज़ियात के साथ उनको इसकी उन्होंने मुझे बताया कि डब्बा परिया लीरां दा
ਇਹ ਉਹ ਘਰ अमीरां दा जिस घर के आगे खड़े होकर पैसे इकट्ठे किए जाते। ठीक है, अब मैं अपने एक नॉस्टैल्जिया में चरणजीत से बात कर रहा हूँ कि मतलब ये बड़ी एक लोड़ी, उसने कहा भाईजान इधर भी यही सीन है इधर, अब उसको हाईजैक, तो वो उसने पंजाबी में बताया इतने बड़े डीजे शीजे वाला सीन हो गया, इतने तो वो कम रहा ही नहीं हूँ। आपको पता लगता है कि वहाँ भी लोड़ी का एसेंस जो है वो गरीब आदमी से उसकी तफरीह छिन गई है, उसमें कॉरपोरेट कल्चर आ गया है, लोगों ने लोड़ी पार्टीज़ पे इनवाइट करना शुरू कर दिया है, बड़े फैंसी से उसके मंडप बनना शुरू हो गए हैं। ठीक है, और जब मैं ये सारी बात सुन रहा था और किसान मोर्चा भी चल रहा था, तो मैंने एक छोटी सी चीज़ लिखी थी, उसका एक मिसरा मैं आप लोगों तक पहुंचाना चाहूँगा। वो ये था कि तेनू बार लो सानू काला बाग खा गया। अब ये बज़ाहिर बहुत एक आसान सा जुमला है कि तेनू बार लो सानू काला बाग खा गया। हमारा जितना नुकसान हुआ इस पंजाब का वो नवाब काला बाग ने अपनी गवर्नरी में किया, बिकॉज ही रूल्ड पंजाब विद एन आयरन फिस्ट एंड डिड नॉट लेट एनी, जो उनकी एक आइडियोलॉजी थी एलिटिस्ट, एचिसन के पढ़े हुए और एक अपनी शोशा में यकीन रखने वाले, किसी भी मुज़ाहमत को कुचल देने वाले, उधर ये चल रहा था कि उधर डॉक्टर बार्लो थे जिन्होंने ये ग्रीन रेवोल्यूशन लेके आए। उस ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से ये हुआ कि हिंदुस्तान पूरा जो पंजाब है उसमें वीट की एक्सेसिव काश्त शुरू हो गई। जब वीट की काश्त शुरू हुई तो डाइवर्सिटी अर्थ की ख़त्म हो गई। डॉक्टर बार्लो जो थे उन्होंने वो बीज इंट्रोड्यूस करवाया जिसकी वजह से हाइब्रिड सीड जो है वीट का वो आया। जब वो सीड आया तो उसने ऑर्गेनिक सीड को रिप्लेस कर दिया। जब सीड रिप्लेस हो गया तो ये जो सीड था ये चूँकि हाइब्रिड था, हाइब्रिड जो होती हैं चीज़ें उनमें कुदरती लड़ने की सलाहियत ना होती, ठीक है, तो वो इधर उधर से कहती हैं, तो बीमारियां इस बीज पे ज़्यादा तेज़ी से हमलावर हुई। अब पेस्टिसाइड इसको डालना शुरू हुए। पेस्टिसाइड जो था वो ज़मीन में जब जाना शुरू हुआ तो उसने सब सरफेस वाटर टेबल का बेड़ा गर्क करना शुरू हुआ। तो नतीजा ये है कि आज का जो हिंदुस्तानी पंजाब है इट इज़ मतलब ये जो शहर हैं बठिंडा वगैरह, ये कैंसर कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहलाते हैं, बिकॉज सब सरफेस वाटर इतना टेम्पर हो चुका है। और आहिस्ता आहिस्ता जो कॉस्ट ऑफ ग्रोइंग अ क्रॉप है वो इनटॉलरेबल, बहुत एक्सपेंसिव हो गई। तो किसानों को अपनी ज़मीनें बेच के कनाडा जाना पड़ा, ठीक है, जिसका आपको और मुझे दिलजीत दोसांझ वगैरह की सूरत में एक अच्छी अवेलेबल है चीज़, बट नुकसान तो हुआ। तो हमें काला बाग और उनको बोर लाओ जो है वो दोनों तरफ ये नुकसान हुआ है, एक तरफ और तरह का हुआ, एक तरफ और तरह का हुआ। ज़बरदस्त। अब एक आखिरी सवाल बस मैं ये करना चाहूँगा कि एक उर्दू इस्तेमार की इस्तिलाह इस्तेमाल की जाती है, आपके ख़्याल में इसका कोई कुछ काम है हमें एक इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में डालने में? क्योंकि जब भी पंजाबियत की बात होती है लोग उर्दू में बात करते हैं या अंग्रेज़ी में बात करते हैं, तो महसूस होता है कि जैसे जो उर्दू या फ़ारसी का तबका था, मुग़ल थे, इन लोगों ने एक अरसा हमारे ऊपर वो किया, इन लोगों ने कुछ ऐसा इन्फ्लिक्ट कर दिया उर्दू की शक्ल में या फ़ारसी की शक्ल में जिसने हमें इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में का शिकार कर दिया, और अब हम अपनी शनाख्त से भी घबराते हैं। मैंने आइडेंटिटी को एज ए सब्जेक्ट पढ़ा है। हमारी लंदन स्कूल की प्रोफेसर थी, प्रोफेसर वेंडी। पहले दिन उन्होंने एक फ़िक्रा हमारे हवाले किया था और वो अभी तक मेरा ख्याल है कि उन्होंने कहा था कि आइडेंटिटी क्वेश्चन ही उस वक्त होती है जब वो क्राइसिस में होती है, ठीक है, एक बात। और दूसरा ये कि ये जो तारीख़ के जो इस तरह के मामलात हैं उनके ऊपर हाल में बैठकर किसी भी किस्म का फ़ैसला सादा, इस बारे में ज़्यादा बेहतर जवाब देने के लिए ज़फ़र इमरान और अदनान काकड़ हैं, वो अपनी तरह के मतलब वो लिसानियात के माहिर हैं। लेकिन मैं सिर्फ एक बात आपको याद करवाना चाहूँगा कि पंजाब की जो 7-8 हज़ार साल पुरानी तारीख़ है, जो ऑर्गेनाइज्ड एक तारीख़ है, उसमें एक ऑर्गेनिक रूलर है महाराजा रंजीत सिंह, ठीक है। रंजीत सिंह की कोर्ट लैंग्वेज कौन सी थी? क्या वो पंजाबी थी? फ्रेंच, फारसी, ठीक है। तो अगर महाराजा रंजीत सिंह तमाम तरह अथॉरिटी के बावजूद पंजाबी को कोर्ट लैंग्वेज नहीं बना सके, ठीक है, तो इसका मतलब है कि द फेलियर और द ओनस ऑफ फेलियर इज़ नॉट अपॉन अस, इट हैज़ टू बी। और अगर इसमें जान होगी ज़ुबान में तो ये सरवाइव कर जाएगी, कर गई है, बोलते हैं अभी भी लोग, और अब ज़्यादा शिद्दत से बोली जाने लगी है, ठीक है। अब इसको काफ़ी
ऐसे टूल्स अवेलेबल हैं जिनकी वजह से ये अपने आप को इन्फोर्स कर सकती है। सोशल मीडिया पे लोग पंजाबी माँ बोली दिहाड़ मनाते हैं, ये जाने बूझे बगैर के वो 21 फरवरी को है, और 21 फरवरी जो है वो पहली दफ़ा ज़ुबान के नाम पे एक मज़ाहमत बांग्लादेश में हुई, ठीक है। और आप कभी बंगालियों से जाके कहानी सुने तो उसमें मतलब विलन पंजाबी हैं, ठीक है। और यहाँ पे पंजाब में 21 फरवरी को माँ बोली का दिहाड़, पता नहीं हम किसके खिलाफ तलवार उठा के, पता नहीं हम किसको मारने की कोशिश कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने सवाल कामयाबी से स्किप कर दिया। मेरा ख्याल है कि हम आपको ज़हमत देते हैं कुछ कहानियाँ सुनने के लिए। इससे पहले कि मैं एक छोटा सा तारुफ जो है वो रेल की सीटी का करवाना चाहूँगा। ये लिखी हुई शक्ल में ही है। वो लोग जो नहीं पढ़ते, ये जिन्होंने नहीं पढ़ा, पढ़ते से मुराद है कि सब लोग पढ़ने वाले होंगे, लेकिन जिन्होंने नहीं पढ़ा उसके लिए चंद सतरें हैं जो मैं, और ये मेरी मोहब्बत का खराज समझिए, जो मैं आपके यहाँ पेश करना चाहता हूँ। तो ये कुछ यूँ है कि रेल की सीटी के तारुफ में अर्ज़ करता चलूँ कि एक ऐसी किताब है जिसे आपको ज़रूर पढ़ना चाहिए। ये आपको स्टेशन ब स्टेशन घुमाती और रंग बिरंगी कहानियाँ सुनाती है। वो कहानियाँ जो शायद आप किसी न किसी हवाले से सुनते आए हैं, लेकिन एक दास्तान गो के बयान और कहानी कहार के क्राफ्ट के बगैर सुनते आए हैं। रोमियो और जूलियट से पहले भी नौजवान मोहब्बतें करते थे और इन मोहब्बतों को कुचला जाता था, लेकिन शेक्सपियर के कलम ने कहानी या ट्रेजेडी के कैनवस पर वो रंग बिखेरे कि आइंदा मोहब्बत करने वालों के लिए रोमियो और जूलियट मोहब्बत, विसाल और हिज्र का इस्तारा बनकर रह गए। पंजाब की धरती पर हीरों और रांझों की कमी नहीं है, लेकिन वो वारिस शाह सदियों में पैदा होते हैं जिसकी तलाश गुजरांवाला की अमृता प्रीतम को थी। आज कित्थों ले आइए लब के वारिस शाह एक और। यही मामला हसन मिराज साहब की इन कहानियों का है। मिर्ज़ा की बक्की पर साहिबा का बैठना और सारे रास्ते दोनों दिलों की धड़कनों के उतार चढ़ाव से सारा दानाबाद वाकिफ़ है। इसमें अगर कुछ बाकी है तो वो कहानीकार का दिल। यही रेल की सीटी का इम्तियाज़ है। मुझे कहने की इजाज़त हो तो मैं कहूँगा कि यही वो सनतगरी और फ़न है जिसके बारे में अख्तर उस्मान ने कहा था कि ये जो लफ्ज़ों की पैगम्बरी है, ना होती तो इबरत सरा में भला कौन जीता। मैं लफ्ज़ों में सिस्कारता हूँ। आइए इसी सिस्कार को हसन मिराज की कहानियों में महसूस करते हैं। मैंने जब पहली बार किताब को देखा तो मैंने सबसे पहले तेज़ सफ़े पलट के देखा है कि आप टोबा टेक सिंह के स्टेशन पर रुके हैं कि नहीं। जी जी बिल्कुल, टोबा टेक सिंह रुके हैं। और मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि मेरा शहर है। तो गोजरा की बस्तियों से आगे किसी दरवेश की याद में एक शहर आबाद है। सुना है पहले पहल इस गुजरगाह पे कुछ भी ना था। जब ये बुज़ुर्ग यहाँ पहुँचे तो इन्होंने अपनी चादर बिछाई और डेरा लगा लिया। टोबा पानी से भरा था और टेक सिंह सरशारी से। सो दोनों की शुक्रगुजारी खल्के खुदा के काम आई। टेक सिंह हर आने जाने वाले को पानी पिलाते और दुआएं लेते। आहिस्ता आहिस्ता खिदमत और दुआओं की बुनियाद पर यह टोबा टेक सिंह के नाम पे आबाद हो गया। टोबा टेक सिंह से जुड़ी एक कहानी अमीर चंद कोहली की है, जो अपने मुरब्बे पे ज़मींदारा करते थे। शहर में अक्सरियत मुसलमानों की थी, जबकि सिख और हिंदू खाल खाल ही नज़र आते। अमीर चंद भी ऐसे ही एक हिंदू थे। ऊपर तले पैदा होने वाली बेटियों और बेटे की आरजू उन्हें एक दरगाह पे ले गई। मज़ार के फ़कीर ने उन्हें ये मन्नत मांगने का मशवरा दिया कि अगर उनके यहाँ बेटा हुआ तो वो उसकी परवरिश सिख मज़हब पे करेंगे। अगले साल जब अमीर चंद के यहाँ बेटा पैदा हुआ तो उन्होंने वादे के ऐन मुताबिक उसका नाम बिशन सिंह रखा। यूँ तो सारा साल इस आंगन में रौनक रहती, मगर जब गर्मियाँ आती तो अमीर चंद की बेटियाँ शुमाली हिंदुस्तान में जहाँ जहाँ आबाद होती टोबा टेक सिंह पहुँच जाती और जेठ हाड़ तक वहीं रहती। बहनें दुख सुख करतीं और बच्चे खलियान घूमते। अब अमीर चंद की औलाद ऑस्ट्रेलिया के साहिलों से गरबुल हिंद के जजीरों तक और वाशिंगटन के बर्फाब से दुबई के सहरा तक हर जगह आबाद है, मगर उन्हें ना टोबा भूलता है और ना ही उस सिख का एहसान। वो बच्चे जो तकसीम के वक्त बहुत छोटे थे अब पूरी दुनिया घूम चुके, मगर उन्हें गांव के तालाब से खरबूजों की शेरीनी तक सब कुछ याद है। 1947 की गर्मियों में भी हर साल की तरह अमीर चंद के यहाँ उनका ख़ानदान इकट्ठा था। एक शाम वो मुरब्बों से लौटे तो चौक में गैर मामूली रश था। दायरे में खड़े कुछ मुसलमान अपने काफ़िले पे गुजरने वाली क़यामत का हाल सुना रहे थे। इस मुहाजिर काफ़िले की कुछ बेटियाँ कुओं की नज़र हो गईं और जो बच गईं
वो इंसान की हैवानियत के सबब जिंदा लाशें बन चुकी थीं। अमीर चंद को लगा कि सफ़र, जुल्म और बेबसी से इनके चेहरे कुछ बदल से गए हैं। घर पहुंचने पे उन्होंने बैठक में माझी राम से हुक्का मंगवाया और नए मुंह में रखकर बहुत देर तक सोचते रहे। मगरिब से थोड़ा पहले अचानक धमाकों की आवाज़ें सुनाई दी और फिर शोर शुरू हो गया। भागो, मारो और बचाओ के इस आलम में किसी को सामान की फिक्र नहीं थी। हर कोई बस भाग रहा था। जूं जूं बलवाइयों की आवाज़ें करीब आती जाती, ये लोग एक गली से दूसरी गली में छुपते जाते, यहाँ तक कि बलवाई ज़्यादा हो गए और गलियाँ कम। शहर की आखिरी गली आई तो पुलिस भी हरकत में आ गई और इन्हें उन लोगों से बचाने के लिए अनाज मंडी में ले गई जिनके साथ वो सालों से रह रहे थे। अनाज मंडी में पड़ाव बढ़ा तो कई लोग भूख से और कई बीमारी से मरने लगे। बंदे और खुदा के दरमियान तरपाल की एक फटी बोसीदा सी तह हायल थी जो दुआ के अलावा और कुछ न रोकती थी। खैमे के अंदर उम्मस के सबब रहना मुश्किल था और खुले आसमान के नीचे बेटियों के साथ रहना नामुमकिन। हर आने वाले दिन के साथ राशन कम पड़ता जाता था और वबाएं ज़्यादा। अमीर चंद सोचते कि मदरसे में मौलवी साहब जब तारीख़ पढ़ाते तो बताया करते थे कि हिंदुस्तान में जितने भी बादशाह आए उनकी जंगें बादशाहों से हुआ करती थीं, लोग एक दूसरे से नहीं लड़ते थे। अब जब हिंदुस्तान आज़ाद हो रहा था तो लोग एक दूसरे के खून से क्यों अपनी प्यास बुझा रहे थे। सबको माझी राम की फ़िक्र भी लाहक थी, मगर ये कोई न जानता था कि अब माझी राम माझी खान बन चुका है और अपने नए हम मजहबों के साथ अमीर चंद की हवेली को लूट रहा है। जिस दिन स्पेशल ट्रेन आई उन्हें कैंप में रहते हुए 2 माह गुजर चुके थे। खौफ से कपकपाते होंठ और नामालूम दुआओं से लरसते वजूद भेड़ बकरियों की तरह डब्बों में ठूंस दिए गए। ये वो मौसम था जब पूरे हिंदुस्तान के रेलवे स्टेशन एक सा मंजर पेश कर रहे थे। नौमौलूद लकीर के दोनों तरफ से आने वाले लाखों अफराद अपने वजूद पे हज़ारों दास्तानें लिए फिरते थे। पपड़ी जमे होंठ, आँखों के कोनों पे गर्द के दस्तखत, चेहरे पे मैल, शिकनों में मट्टी पड़ी लकीरें और ज़ुबान पे नमक का जायका। ये सब कहानियाँ ही तो थीं। स्टेशन पे लगी टूटियों के गले खुश्क हो चुके थे और रास्ते भर में कहीं पानी न था। रेल टोबा से निकली तो लाहौर स्टेशन पहुंचकर अपनी सज़ा सुनने के लिए खड़ी हो गई। इस ट्रेन की सलामती का दारोमदार हिंदुस्तान से आने वाली ट्रेन पे था। अगर उधर से मुसाफिर ज़िंदा आ जाते तो यहाँ से इन लोगों की सलामत वापसी का इम्कान था, वगरना लाशों भरी ट्रेन लाशों के साथ ही वापस जाती। दूर से आती रेल की कूख कान पड़ी तो पायदान से झांकते चेहरे नजर आए। आने वालों की ज़िंदगी के सदक़े जाने वालों की जान बख्शी हुई। ट्रेन अमृतसर के रास्ते पटियाला पहुंची तो दिवाली का दिन था। बाहर निकलते हुए मुसाफिरों को फूलों के हार पहनाए गए। अमीर चंद को लगा कि लाहौर रेलवे स्टेशन पे भी सब लोग ऐसे ही थे। रेल के बड़े बड़े शीशों में अमीर चंद ने देखा तो कोने में NWR के हरूफ के नीचे उसे अपना चेहरा भी चौक में खड़े उस मुहाजिर जैसा नज़र आया। अमीर चंद वाले टोबा टेक सिंह तो 50 साल होने को आए, मगर मंटो का टोबा टेक सिंह कल का किस्सा लगता है। कहने को तो ये बिशन सिंह नामी एक पागल की दास्तान है, मगर इसमें हिंदुस्तान पाकिस्तान की सारी तकसीम का कर्ब उतर आया है। कहानी का मरकज़ी किरदार जो किसी पागल खाने का मकीन था, असासों की तकसीम के दौरान जज्बात की तकसीम पे आकर रुक गया था। उसका दिल, उसके जिस्म और उसकी रूह उसकी वाबस्तगी के दरमियान बट रही थी। शायद इसी का नाम बंटवारा था। बिशन सिंह का जोर ना तो मास्टर तारा सिंह पे चला और ना ही जिन्ना साहब पे। वो ना तो जवाहरलाल नेहरू को जानता था और ना ही अंग्रेज़ सरकार की सियासत समझ आती थी, सो उसका गुस्सा बस अपने आप पे ही निकला। कहते हैं मंटो ने जिस शाम पाक टी हाउस में पहली बार ये अफसाना पढ़ा, उस दिन वो किसी तौर उस उम्र या उस अहद का नहीं लग रहा था जिससे उसका ताल्लुक़ था। अफसाने की आखिरी लकीरें पढ़ने से पहले मंटो ने एक नज़र हॉल पे डाली। महफिल पे खामोशी का मुकम्मल राज था। जिस वक्त मंटो आखिरी जुमलों पे पहुंचा, लोग खुली आंखों से रो रहे थे। यहाँ इक्तबास है। सूरज निकलने से पहले साकित व सामित बिशन सिंह के हल्क से एक फलक शगाफ चीख निकली। इधर उधर से कई अफसर दौड़े हुए आए और देखा कि जो आदमी 15 साल तक अपनी टांगों पे खड़ा रहा था, ऊंधे मुंह लेटा है। उधर खारदार तारों के पीछे हिंदुस्तान था, इधर वैसी ही तारों के पीछे पाकिस्तान। दरमियान में ज़मीन के इस टुकड़े पर जिसका कोई नाम नहीं था, टोबा टेक सिंह पड़ा था। आप लोग अगर कोई फरमाइश करना चाहें सुनने के लिए तो आप सवाल भी कर सकते हैं फरमाइश के साथ साथ। बाय 1 गेट 1 फ्री। जी, मेरा नाम माजिद है जी। मैं 2 मुख्तलिफ छोटी छोटी बातें हैं
उनको कंबाइन करके एक सवाल करना चाहता हूँ आपसे। एक तो ये कि जो आपने मंडी ढाबा सिंह का बताया, तो वो 60 साल में मजहबी इंतहा पसंदों से तो बच गई, लेकिन वहाँ पे एक MP कत्ल हो गए, तो फिर उनके नाम पे हुकूमत को नाम चेंज करके सफदराबाद रखना पड़ा। एक ये बात। दूसरी बात ये कि अमृतसर में मुझे एक साहब मिले, तो वो बता रहे थे कि उनकी कज़न जो थे, उनके एक कज़न थे, उन्होंने ये बताया कि हमारी दादी मुसलमान थी। अब ये इस पूरे एक फ़िक्रे में पूरी दास्तान है, जिस तरह आपने कहा। अब ये दोनों वाक़यात जो हैं, ये क्या इनको हम तारीख़ का जबर कह सकते हैं, जो हमें घसीट के एक जगह पे लेके आते हैं, या इसमें कोई इख्तियार होता है लोगों का? क्योंकि करने वाले एग्जीक्यूशनर जो होते हैं वो तो लोग ही हुआ करते हैं। साइलेंट वाटर एक फ़िल्म है, अगर आपने नहीं देखी तो आप ज़रूर देखिएगा। बहुत सी तकसीम के बाद ऐसी ख़वातीन थी, क्योंकि तकसीम के बाद ये बिल्कुल औरत और मर्द का आपसी ताल्लुक़ ऐसा है कि अब आके कुछ नई इसकी सीमाओं का तयन होना शुरू हुआ है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, वरना कोई भी लड़ाई जो हो उसमें आखिरी बारगेन जो है वो औरत के तौर पे इस्तेमाल होता है, ठीक है। और वो कोई जिरगा हो, वो कोई मज़हब हो, वो कोई कॉन्फ्लिक्ट हो, मतलब कॉन्फ्लिक्ट की तारीख़ भरी पड़ी है, उसमें औरतों का इस्तेमाल होता है। जब तकसीम हो गई उसके बाद ये वाला काम शुरू हो गया कि जो औरतें जहाँ थीं, या तो वो अगर मैं एक रिपोर्ट है, लिजॉन ऑफिसर की रिपोर्ट है, पार्टीशन के बाद एक इंक्वायरी ऑर्डर हुई थी, वो इधर पंजाब आर्काइव्स में पड़ी होगी आपको, अगर वो पढ़ने का इत्तेफाक हो। मैंने उसके कुछ हिस्से जो हैं वो इस किताब में लिखे हैं। सो आई लाइक टू टेक यू ग्रेजुअली थ्रू द होल थिंग। 47 का जब हमारी तरफ इसको तकसीम कहते हैं, अमृतसर या पंजाब वाली साइड पे इसको वंड दा उजाड़ा कहते हैं, ठीक है। तो जब उधर ये 47 का पूरा मामला हुआ, तो कुछ महीने तो ऐसे थे कि जिसमें अभी लोग जा रहे थे, फिर लोग आ रहे थे। तो जो जहाँ पे औरतें फंस गई थी, उन्होंने ये तय किया कि हम यहीं पे रहेंगी, जैसे बूटा सिंह की कहानी में ज़ैनब है, ठीक है। उसके बाद जब हालात थोड़ी सी बर्फ़ पिघलती है और लोगों को याद आ जाता है कि ओहो, कायदे आज़म का तो ये ख्याल था कि ये इंग्लैंड और फ्रांस जैसा ताल्लुक़ होगा, उन्होंने अपना घर भी नहीं छोड़ा, औरंगज़ेब रोड वाला, तो इन्होंने कहा कि जब अब औरतें वापस करते हैं। लेकिन इस दौरान दो काम शुरू हो गए थे। एक तो हिंदुस्तानी पंजाब में कहत पड़ गया था, ठीक है, और उस कहत की वजह से मतलब मेन रीज़न कहत का था, और उसको ऑनर का नाम देके उन्होंने जो ख़वातीन आ रही थी उनको लेने से इनकार कर दिया, ठीक है। क्योंकि मतलब ये एक बिल्कुल और डिबेट है कि औरत की चैस्टिटी जो है उसका तयन कैसे हम कर लेते हैं, ठीक है। कि जैसे ये कोई सफ़ेद चादर है जो दागदार हो गई है, जैसे ये कोई, एंड इट इज़ अगेन रिडक्शनिज्म ऑफ अनदर काइंड, यू जस्ट रिड्यूसिंग हर टू कमोडिटी। तो वो होना शुरू हो गया। दूसरा, यहाँ जो औरतें रह गई थी उन्होंने फिर जो सबसे आसान हल था, क्योंकि आपको ये देखना है कि आज हम बैठ के मज़हब के बारे में जैसी बातचीत करते हैं, ऐसी बातचीत 47 में नहीं होती थी, ठीक है। मज़हब एक हकीकत थी, बट ज़िंदगी के बहुत से रास्ते मज़हब के चौक से इधर उधर होकर निकल जाया करते थे। सिर्फ एक मज़हब की हाईवे नहीं थी, बहुत सी छोटी मुज़ाफ़ाती सड़कें थीं जो आपको लाहौर से लायलपुर ले जाती थी। यू डू नॉट हैव टू ट्रैवल ऑन द मोटरवे, सही है। तो उन लोगों के नज़दीक मज़हब इम्पॉर्टेंट नहीं था, उन लोगों के नज़दीक ज़मीन से जुड़त ज़्यादा ज़रूरी थी। सो उन्होंने मतलब माजी सिंह जो था वो माजी ख़ान बन गया, ठीक है। सो ये तारीख़ का जबर है, बिकॉज इन अ ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग इंसान अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ा रहा था, उसे सर्वाइव करना था। किसी ना किसी विल तो ये होती है ना आदमी की कि उसने किसी ना किसी तरह अपना बका के रास्ते पे चलना है। तो अब वो उसके लिए माजी खान बने, वो उसके लिए अमीर चंद कोहली को मारे, वो अमीर चंद कोहली की बेटियों को घर डाल ले, अमीर चंद कोहली अपनी जान बचाने के लिए अपनी ही बेटियों को कुएं में धकेल दे, ठीक है। ये सारी चीज़ें क्योंकि इर्द गिर्द एक माहौल बन जाता है, उस माहौल से निकलने का वाहिद महफूज रास्ता उस वक्त उस आदमी को जो नज़र आता है वो। सो येस, ऑन अ ग्रैंड लेवल ये तारीख़ का जबर है, बट येस ऑन अ माइक्रो लेवल इसका नुकसान, इसका जिम्मेदार एक इंसान है जो वहाँ मौजूद था उस लम्हे में। अमृता ने गालबन पिंजर में तफसील ऐसी कहानी है। कोई और सवाल? यहाँ सवाल करने वाले बंदे के साथ लेके आया। अस्सलाम वालेकुम हसन भाई, मेरा नाम सुहेब मुगीरा सिद्दीकी है जी।
और मैं जलालपुर पीर वाला से एक दो कुछ चीज़ें रिसेंटली बहुत अजीब और अनएक्सपेक्टेड हुई। आपको भी शायद इल्म होगा, पिछले दिनों जब मेरे सामने वाली सरहद पे सुनते हैं कि दुश्मन रहता है के जवाबात यहाँ से तैयार हो रहे थे और सारी एपिसोड जब चल रही थी, उसके बरक्स जब किसान मोर्चा चला तो हैरत अंगेज़ तौर पे कमालिया और फैसलाबाद के नौजवानों के कुछ गीत मकबूल हुए जिन्होंने उस किसान मोर्चे की हक में बात करना शुरू की, और पिछले 70 सालों से जो सेट नैरेटिव था नफ़रत का, वो पिघलता हुआ हमें थोड़ा सा महसूस होना शुरू हुआ पहली बार। क्या आपको इसमें से कोई उम्मीद नज़र आती है? क्या ये वो बहरान की वो कैफियत थी जहाँ से नए इनकलाब पैदा होते हैं? क्या आपको लगता है कि मुस्तकबिल में ये जो मज़हब की चादर उड़ाई गई थी, इसके अंदर से जो हकीकी कौमियत है वो सर उठा पाएगी? आप सवाल का जवाब पहले लेंगे या सवाल से जुड़ी कहानी सुनना चाहेंगे? कहानी पहले सुन लेंगे। सवाल से जुड़ी कहानी है कि हिंदुस्तान में वरुण ग्रोवर हैं और उनका एक बैंड है राहुल राम के साथ। उन्होंने ये गाना बनाया था, मेरे सामने वाली सरहद सुनते हैं कि दुश्मन रहता है। हमारे एक दोस्त खावर अज़हर हैं, CRS में होते हैं, कम्युनिकेशन रिसर्च स्ट्रैटेजी में। उन्होंने मुझे, हम बैठे हुए थे, उन्होंने एक गाना लगाया, कहते हैं यार तेरे ज़हन में क्या आता है? मैंने कहा भाई बहुत अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छा गाना है, राहुल राम ने बहुत अच्छा गाया। मैंने कहा नहीं यार इसको जवाब देना चाहिए। मैंने कहा खावर भाई इनको क्या जवाब दें, दे देगा कोई जवाब? मैंने कहा नहीं तुम इसका जवाब लिखो। मैंने कहा मैं इसका जवाब कैसे लिख सकता हूँ, मेरा तो मतलब मैं इतना अच्छा नहीं लिखता। तो उन्होंने कहा नहीं तुम लिखो। तो मैं उन दिनों झंडा डंडा प्रोपेगेंडा जिस वक्ती काम करता था, तो अब इसका जवाब फिर मैंने लिखा था। और वो जवाब जिस वक्त मैं लिख रहा था और सामने वही उस दिन खुदा उनमें से एक को जन्नत नसीब कर दे तो सुषमा स्वराज और सरताज जी साहब एक दूसरे के साथ डोजियर एक्सचेंज कर रहे थे, ठीक है। वो उनको बता रहे थे कि तुमने कश्मीर में ये किया, ये उनको बता रहे थे कि भाई तुमने बलूचिस्तान में ये किया। सो दैट वाज द हाईलाइट ऑफ द डे। जियो ब्रेकिंग दे रहा था, बार बार वो डोजियर यूं लहरा रहे थे, ठीक है। सो मैंने एक छोटा सा गीत लिखा। अब मुझे बिल्कुल अपनी सलाहियतों का भरपूर इदराक था और मुझे पता था कि इस गीत की एक मतलब ये उतना अच्छा है ही नहीं। तो खावर भाई जो थे वो मीडिया की एक लाइन लेंथ से वाकिफ़ थे। सो उन्होंने ये किया कि उन्होंने ये गीत फ़ौरन कंपोज़ क्या होना था, वो पड़ोसन का साउंड ट्रैक है, उन्होंने एक बंदा पकड़ा, उसने ये गीत गा दिया। हमने इसकी वीडियो शूट कर ली और शाम को अरशद शरीफ के शो में ये चल पड़ा, ठीक है। अब जब ये चल पड़ा तो मुझे ये नहीं समझ आ रही थी कि मतलब मुझे इससे नुकसान होगा या फ़ायदा होगा इस पे मेरी गिरफ्त होगी या मतलब मुझे शाबाश मिलेगी। तो मैं अब चुप करके बिल्कुल दम साध के बैठा हूँ। तो खावर भाई ने इसमें मज़ीद एक अंग्रेज़ी ऐड कर दी। तो वो उन्होंने तसल्ली दी, नहीं यार कुछ नहीं होगा, तो घर जाके सो जा। सुबह मैं उठा हूँ तो एक और कहानी चल रही थी। तो क्लिक बेट का एक सैलाब आया था, देखिए पाक फ़ौज के एक मेजर ने कैसा जवाब दिया, हिंदुस्तान के चक्के छूट गए वगैरह वगैरह, और शदीद वायरल। और एक और जंग लड़ी जा रही थी वहाँ पे, ठीक है, कि हिंदुस्तान को दांतों चने चबा दिए और हमारे मेजर्स, हालांकि मैं आई जस्ट वांटेड टू कंसील माय आइडेंटिटी। तो अब मैं ज़हनी तौर पे तैयार हो गया कि भाई अब गालियाँ पड़नी हैं, दफ्तर जाऊँगा। ज़हन में मैं इस्तीफ़े का मतन सोच रहा था कि ये वाली लाइन पहले लिखूँगा, ये वाली लाइन। उधर गया हूँ तो वो पता लगा कि मुझे ढूंढ रहे हैं दफ्तर में लोग, और किधर है मेजर हसन, किधर है। मैं वहाँ पे गया, खैर उन्होंने कहा हाँ जी। उन्होंने कहा ये तुमने लिखा है? तो मैंने कहा जी सर ये मैंने लिखा है। बहुत अच्छा लिखा है यार, बिल्कुल दिस शुड बी द स्पिरिट। तो मैं अभी तक मतलब वो इतनी अच्छी चीज़ नहीं है। आप उसमें कुछ 2-4 बातें ऐसी हैं जो वाकई मैं कहना चाहता था कि कब तक बंदूक बनाएंगे, बच्चों को थोड़ा ज्ञान भी दें, ठीक, गाली देना आप छोड़ भी दो, आओ कुछ बैठ के बात करें, कब तक बंदूक बनाएंगे, बच्चों को थोड़ा ज्ञान भी दें। ये एक जेन्युइन सेंटिमेंट है दो मुल्कों के दरमियान, होना कभी नहीं है, बिकॉज़ ये हम दो मुल्कों की खसूसियत है कि हम जंग को खेल और खेल को जंग समझते हैं। तो ये है वाक़या इससे जुड़ा हुआ। जो बात आपने की है ये एक इस चीज़ का कि जो वहाँ किसान मोर्चा हुआ उसके लिए यहाँ से आवाज़ें उठी, जब यहाँ से इस तरह की आवाज़ें उठ रही थी, ठीक है। इसमें अब मैं पंजाबी इस्तेमार को थोड़ा सा आपको चाहूँगा कि आप वहाँ से उठें और यहाँ आके बैठ के देखें। अगर कोई सिंध से ऐसी आवाज़ बुलंद होती, ठीक है, तो क्या हम उसको बख्श देते? नहीं बख्शते, ठीक है। अच्छा, दूसरी बात यह है कि हम उन नासूदा ख्वाहिशात की तकमील देखते हैं सिखों की कोई भी तहरीक देख के, ठीक है,
जो कि मतलब जैसे आमिर लियाकत साहब को देख के अक्सर लोग कह रहे हैं माशाल्लाह दिस शुड बी द स्पिरिट। क्यों भाई, चाहता क्या है? ठीक है। सो इसी तरह सिखों की जो भी वहाँ पे तहरीक चल रही थी वो एक बड़ी जेन्युइन तहरीक है। ठीक है। आई थिंक इन माई पर्सनल ओपिनियन हम उसके साथ सबसे अच्छा या एहसन काम जो कर सकते थे वो इससे दूर रह के कर सकते थे कि हम उससे दूर रहते। ठीक है। लेकिन हम, और क्योंकि हमारा किसी भी तहरीक में मिल जाना उस पूरी तहरीक की सिंसेरिटी को वो कर देता है। कुछ चीज़ें उसमें बहुत अच्छी हुई हैं, जैसे कि उसमें से गीत बहुत अच्छे निकले हैं और एक जीत है, वो किसानों की जीत है, एक जो मिडल मैन या आड़ती है उसके ख़िलाफ़ एक जीत है। लेकिन आपको ये याद रखना होगा कि वो जिस तरह वो कहता है ना कि पूरा पिंड भी मर जाता है तेरी बारी नहीं आनी। ठीक है। तो अगर हम कुछ तवक्कुआत लगाए बैठे हैं सियासी तौर पे कि अमन, जो लोग इन बच्चों को शाबाश भी दे रहे थे, टोबे और कमालिया के गीतकारों को, और जो इनके गीत वायरल कर रहे थे, ठीक है, उनको अमन से या उन लोगों को ग्रैंड स्कीम ऑफ थिंग्स से कोई, अमन चाहता कौन है? कौन लोग अमन चाहते हैं? बहुत कम है, मुट्ठी भर लोग हैं, और वो भी अमन उस तरह का चाहते हैं जैसा उनके नज़दीक अमन क्या है। उनके नज़दीक अमन ये है कि वो यहाँ से उठें और इस तरह का एक सेशन दिल्ली में भी कर लें, बस। ठीक है। और अमन जो है उसकी कुछ नुआंसेस होती हैं। जब आप अमन की बात करते हैं किसी के साथ तो आपको उससे बराबरी देनी पड़ती है, जो कि आप नहीं दे सकते। आप हाउ बेस्ट इवन इफ़ यू वांट इट यू कैन नॉट, बिकॉज यू हैव बीन ग्रूम्ड इन अ वे। आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ऑल्ट कंट्रोल डिलीट करके वाइप ऑफ नहीं कर सकते। क्या हमारी किताबों में नहीं लिखा बचपन में, इस्लामियात की किताब, मुझे आज तक याद है कि 4 वो पहलू गिनाए जिनमें हिंदू और मुसलमान जो हैं वो 2 अलग कौमें हैं। और आप एक उसमें पॉइंट ये भी होता था कि हिंदुओं के मंदिर जो थे वो तंगो तारीख हुआ करते थे। बिल्कुल ये लफ्ज़ है, मैं आपको जो सुना रहा हूँ, रट्टा लगाया हुआ था मैंने उस वक्त। ठीक है। और मुसलमानों की इमारतें खुली और कुशादा थी। ठीक। तो अब मतलब खुली और कुशादा इमारतों, ये जस्ट ऑन अ साइड लाइन मेरी बात हो रही थी, तो रेल की सीटी में एक जगह पे लिखा है कि मज़हब का जो मतलब है वो ज़हाबा है, रास्ता देना है। लेकिन ममलकत खुदादाद में जब भी रास्ता रोकना होता है सबसे पहले मज़हब का नाम इस्तेमाल किया जाता है। कनातें लगा के ना कहते हैं यहाँ जमात हो रही है। ठीक है। थोड़ी देर के बाद वो कनात पक्की कर देते हैं, वो जब कनात फेड हो जाती है तो उसकी जगह पे वो कुछ और लगा देते हैं, पैनाफ्लेक्स लग जाते हैं वगैरह वगैरह, ऐसा हैंस यू ब्लॉक द वे। तो मैंने पूछा इंडिया में कि भाई आप क्या करते हैं? कहते भाजी इतने भी एनजी होता है। अच्छा जी, वहाँ क्या होता है? वो कहता है कि मंदिर चूँकि छोटा होता है तो इसलिए वहाँ कब्ज़ा भी छोटी ज़मीन पे होता है और जल्दी हो जाता है। वो कहता है कि एक आदमी आके पत्थर रख जाता है, दूसरा उसके आगे दिया चलाता है, वो तीसरे वहाँ आके संगत करते हैं, और 1 हफ्ते के बाद चंदा मांगने के बाद ना वहाँ पे 4 दीवारी कर देते, छोटा सा मंदिर खड़ा हो जाता है। तो मैंने कहा तुम गुरुद्वारे का क्या करते हो? कहते भाजी गुरुद्वारा तो बहुत बड़ा होता है। तो कहते पहले हम लंगर लगाते हैं, 2-1 महीने लंगर, क्योंकि मंदिर की ज़मीन जो है वो तो 2, 4, 6, 8 मरले में कहानी ख़त्म हो जाती है, बाकी तो एक्सेस है। गुरुद्वारे का एक पैराफिनिलिया है, उसके लिए एकड़ों में कब्जा होना है। ठीक है। सो डिफरेंसेस इस तरह के हैं। हम इन चीज़ों को अब अपने बच्चों के जहन से निकाल नहीं सकते। आप कुछ नहीं कर सकते, अब कुछ नहीं हो सकता, बिकॉज इतना वक्त नहीं है। यू कैन नॉट जस्ट रीप्रोग्राम एंड देन डीप्रोग्राम एंड देन रीप्रोग्राम, नो, यू कैन नॉट डू दैट, बिकॉज अब आपकी बयानिए पे वैसी मोनोपोली रही नहीं, किसी की नहीं रही, भले कोई कुछ कर ले। जी ये एक इसमें ज़िमनी सवाल ये है कि क्या ये भी तारीख का जबर नहीं है कि जो उधर के सिख हैं वो लोग बिल्कुल अब सड़कों पे आ गए हैं? अगर आप 1984 में देखें जरनैल सिंह, भिंडरांवाला, और एक बड़ी फोर्स हुआ करती थी, तो इनके साथ ये जरनैल सिंह भिंडरांवाला साहब जो है वो बड़ी उनका एहतराम है। दूसरी तरफ मैं इस वाक़े को यहीं छोड़ के एक आपको एनालॉजी सुनाता हूँ। ठीक है। कुछ लोग हैं जो जब भी उनके सामने पाकिस्तान में लिबरलिज्म का सवाल किया जाता है तो वो कहते हैं कि वो एक मौक़िफ़ सामने आपके रखते हैं कि जिन्ना नेवर वांटेड अ कंट्री लाइक दिस, ही वाज अ वेरी लिबरल पर्सन इन हिमसेल्फ। यहाँ से बात शुरू होती अज़ किस्म कि वो फिर सूट पहनते थे और जो भी उनकी पर्सनल ज़िंदगी थी। इस पूरे बयानिए से वो जो बात निकालते हैं वो बात यह है कि जिन्ना चूँकि ज़िंदगी ऐसी गुजारते थे इसलिए उन्होंने मुल्क ऐसा बनाना उनके दिल में था। ठीक है। जो उन्होंने ज़्यादा लोगों को बताया नहीं। ठीक है। तो अब यही बात हिंदुस्तान में वीर सावरकर के बारे में लोग कहते हैं कि नहीं, वीर सावरकर से अगर कोई वाकिफ़ आप में से नहीं है
तो RSS के जो भी पुराने, मतलब ये ही वॉज अ फाउंडिंग फादर ऑफ रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म इन ऑन सैफरन साइड इन इंडिया, ठीक है। सो वीर सावरकर के जो अपोलोजिस्ट हैं वो सबसे पहली बात ये कहते नहीं, वीर सावरकर तो बहुत लिबरल थे, वीर सावरकर बिल्कुल ऐसी हिंदू राष्ट्रीय नहीं चाहते थे, ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसे हैं, ठीक है। अब जरनैल सिंह भंडरावाला पे आ चाहिए। जरनैल सिंह भंडरावाला का जो मामला हम देखते हैं, या ब्लू स्टार ऑपरेशन को जैसे हम देखते हैं, उससे पीछे एक बहुत बहुत बुनियादी बात है। वो क्या है? वो अनंतपुर का मत्ता है, ठीक है। अनंतपुर का मत्ता जो है, अगर वो वैसा हो जाता तो बात 84 के दंगों तक ना पहुंचती। अब अनंतपुर का मत्ता क्या है? अनंतपुर के मत्ता की बुनियाद एक है, किसान जो अपनी ज़मीन पे उगाना चाहे उसे उगा लें, ठीक है। मुझे अगर मैं गलत बात करूं तो प्लीज़ मुझे आप माफ़ कर दीजिएगा। आप में से कितने लोगों को ये पता है कि पंजाब में, हिंदुस्तानी पंजाब में चोना या चावल जिसको कहते हैं, वो बाय फोर्स उगाने पे मजबूर है सिख। क्यों? बिकॉज द कंजम्पशन ऑफ राइस इन इंडिया इज़ मच मोर देन द स्टेट्स लेफ्ट एंड राइट कैन प्रोड्यूस। सो पंजाब में जो एक फार्म होल्डर है या लैंड लॉर्ड है या फार्मर है, ही इज़ बाउंड टू ग्रो वट एवर द स्टेट टेल्स हिम, ठीक है। तो वो इस ऑटोनॉमी, और फिर पानी का मुद्दा है, ठीक है, पानी का मुद्दा है। वो कहते हैं कि आप इंदिरा कैनाल निकाल। अब ये देखें कितनी नुआंस्ड गुफ्तगू है, ये इतनी सिंपल नहीं है कि आप कह रहे हैं कि जरनैल सिंह भंडरावाला जो था वो मज़ाहमत की अलामत था और हमने उसको मार दिया। ये पानी की तकसीम है, क्योंकि वो कहते हैं कि पानी हम तक पहुंचता नहीं है, आप इंदिरा कैनाल में डाल के नीचे देके जा रहे हैं राजस्थान तक, तो हमें, लेकिन वो अब सुकून है तो भूलने में है, लेकिन उस शख्स को भुलाए कौन? अब पढ़ना बिलमूम और बिलखसूस हम चाहते नहीं हैं, और हम चाहते हैं कि बयानिए की जो डोज हमें सूट कर रही है उसके साथ हम बैठ के हाथ सेक लें। अच्छा, अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम नवीद है। नवीद ताज गौरी है। नवीद ताज गौरी नाम है मेरा। और सवाल मेरा ये है कि जो तकसीम हमने देखी ये मज़हब की बुनियाद पर जिसका दावा किया जाता है वो होगी, उस तकसीम का कर्ब आपने बयान किया और बहुत सारे और लोगों ने बयान किया। उसके बाद फिर एक तकसीम और हो गई और वो कौमियत या ज़ुबान के नाम पे हो गई। तो आप बाकी मामलात भी आपके सामने, आप कोई ज़्यादा होपफुल भी नहीं है, और कुछ हम अब जिस टियर पे हम लोग भी कुछ ज़्यादा होपफुल नहीं है बहुत सारे मामलात को लेके। लेकिन ये तकसीम जब नज़रिए की बुनियाद पर होती है तो ये रुकती नहीं है। तो आप कितना देखते हैं कि कितना कि इनएविटेबल है कि जो मज़ीद तकसीम आप प्रेडिक्ट करते हैं कि कौमियत की या ज़ुबान की या किसी भी बुनियाद पे? अल्हम्दुलिल्लाह आप देखें, आप पोस्ट लगाएं आज आप इसका फर्स्ट हैंड ये आप सेकें जो है, आग लगा के आप लिखें कि पंजाबी सूबा अलग होना चाहिए, नीचे आपको 2 मिनट में पहले 8 कमेंट्स में आ जाएगा सराइकी भी अलग होने चाहिए, ठीक है। सो सराइकियों के बाद फिर ये बहस शुरू हो जाएगी कि भाई वो साउथ के सराइकी ज़्यादा है या मतलब नॉर्थ के सराइकी ज़्यादा बेहतर है। फिर थोड़ी देर के बाद खानपुर कटोरा वाले अलग हो जाएंगे और रहीम यार खान वाले अलग हो जाएंगे। उसके बाद मामला घूमता घूमता सलार वाला टोबा और किड़ वाला टोबा पे आ जाएगा। वो कहेंगे हमारी अपनी ज़ुबान है, हमारी अपनी ज़ुबान है। तकसीम जो है वो एक दफ़ा जब ये इसका ये वो क्या है, बटरफ्लाई इफेक्ट है, जब ये काम एक दफ़ा शुरू हो जाता है ना, और ऐसा नहीं है कि वो जो लोग थे अबुल कलाम आज़ाद साहब वो बहुत विजनरी थे, नहीं, लेकिन उन अगेन फिर बात घूम फिर के दास्तान पे आ जाती, ठीक है, कि वो जो है मैं बहुत तल्ख सवाल का जवाब घुमा के कहानी में देने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। उन लोगों ने ये अपनी दास्तानों से या पढ़ के अपने मुताले से ये सीख रखा था कि जब एक दफ़ा तकसीम शुरू हो जाए तो फिर वो तकसीम दर तकसीम होती है, वो रुकती नहीं है, ठीक है। अलिफ लैला की जो कहानी है उसमें शहरयार जो है वो इसलिए शहरज़ाद को मारता है, आप लोगों को इल्म होगा, शहरयार का मतलब शहर का दोस्त, शहरज़ाद का मतलब शहर की बेटी, ठीक है। वो हर रोज़ एक औरत को मारता है, उससे शादी करता है, उसे मारता है अनटिल औरतें ख़त्म हो जाती हैं। और वज़ीर की जो बेटी है वो अपने आप को वॉलंटियर करती है कि मैं जाऊंगी, और वो फिर उसको कहानी सुनाती है। आधी कहानी रोक के वो कहती है अब भाई फजर का टाइम हो गया, ठीक है। तो इस तरह वो एक 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 करके इस तरह 1000 कहानियाँ शुरू होती हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक बिल्कुल अलग कहानी की तरफ लेके जाता हूँ। ये एक हिंदी दास्तान, मतलब ये वो प्राणों की एक कहानी है कि एक ब्राह्मण जो है वो बहुत तपस्या करता है, तो उसको
एक देवता फल दे देता है, ये फल तू खाएगा तो अंत तेरे पास नहीं है, तेरा अंत नहीं होगा, बेअंत रहेगा तू, ठीक है, मौत से तुझे मुक्ति मिल जाएगी, मृत्यु से। वो ब्राह्मण जो है वो घर लेके आता है, ठीक है। सो आपको अंदाज़ा होगा कि बेगमात की अहमियत कहानियों में भी है। बेगम को देता है और बेगम वही बात कहती है जो अभी सुबह मेरी बेगम ने कहा, क्या आप लाहौर क्यों जा रहे हो, घर बैठ जाओ वगैरह। उसने कहा तुम तो बिल्कुल बेवकूफ़ हो, ये फल तुम उठा के ले आए हो, हमें फल नहीं चाहिए, हमें तो अंडे डबर रोटी दही वगैरह चाहिए, वो तुम लाए हो। तो बहरहाल वो कहती है कि ये हमारे किस काम का है ये फल, तुम ये फल बादशाह को दो और बादशाह से इसके एवज कुछ रुपए ले लो। तो वो जो ब्राह्मण है वो जाता है बादशाह के पास और उसे कहता है कि महाराज ये आप फल ले लें, इससे आपकी मृत्यु जो है वो टल जाएगी, अलबत्ता मुझे आप कुछ लक्ष्मी दे दें तो मेरा जीवन सफल हो जाएगा। वो बादशाह को बात अच्छी लगती है, बादशाह उससे फल ले लेता है और कहता है इस ब्राह्मण को अशरफियों में तोल दो। ब्राह्मण पैसे लेके घर चला जाता है और बादशाह फल लेके अपनी रानी के पास आता है। वो रानी को कहता है कि ये फल तुम ले लो, तुम मुझे उसने दिया है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मैं तो जैसा ही हूँ, मेरे जैसा कोई बादशाह था, उसने कहा मैं चाहता हूँ कि तुम बस इसी तरह खूबसूरत मुझे दिखाई देती रहो और तुम ऐसी रहो, मेरी खैर है। रानी फल रख लेती है। रानी का अफेयर चल रहा है कोतवाल के साथ, ठीक है। रानी वो फल कोतवाल को नज़र बचा के दे देती है, तो रानी को भी सच्चा प्यार नहीं मिला, तो इसलिए वो कोतवाल को दे देती है। कोतवाल को कहती है कि ये फल तुम रख लो, ठीक है, मेरा क्या है, मैं अर्पण करती हूँ और तुम ये फल रख लो। कोतवाल वो फल अपने पास रखता है। कोतवाल का सिर्फ रानी से चक्कर नहीं चल रहा, उसका कुछ उधार शहर की बेसवा के पास भी है, ठीक है। तो वो उस तवाइफ को बुलाता है और उसको कहता है कि वो जो तुम्हारा उधार मैंने चुकाना था ना, वो तो मैं अब नहीं चुका सकता, तो तुम ऐसा करो कि ये इन कैश इन काइंड की बजाय ना ये इस पे पेमेंट सेटल कर लो। वो उसको फल दे देता है। वो फल तवाइफ ले आती। तवाइफ कहती है कि मेरा जिस तरह का ज़िंदगी है और मेरे जिस तरह के कर्म हैं, मैं जब तक ज़िंदा रहूँगी मैं इसी कलयुग में कलयुग काटूँगी, इसलिए मैं ये ऐसा करती हूँ, मैं ये राजा को दे देती हूँ। वो फल लेके राजा के पास जाती है और कहती है महाराज जी आप, मैं उस तरह का तो नहीं, आपकी जंग नहीं लड़ सकती, मुझे शास्त्र चलाना नहीं आता, लेकिन मैं बस ये चाहती हूँ कि आपका राज जो है वो टका रहे और फल आप ले लें। बादशाह जो है वो फल पहचान लेता है और वो राजा जो है वो उसके बाद दुनिया से सख्त बेजार हो जाता है और वो वनवास ले लेता है और रानी को छोड़ देता है, उसका सर कटवा देता है, ठीक है। अब आप ये देखें कि बादशाह के साथ ये ट्रैचरी होती है बुनियादी तौर पे और वो इधर निकलता है। यही काम शहरयार के साथ हुआ है, क्योंकि शहरयार जो है उसका भाई एक अपनी बीवी के हाथों दगा उठाता है और उसके पास आता है। तो शहरयार जो है अपने भाई को समझाता है कि सब औरतें एक जैसी नहीं होती, ठीक है, मेरी जो बीवी है वो मुझसे बड़ा प्यार करती है, तुम्हारा कुछ ध्यान बढ़ जाएगा, तुम मेरे साथ शिकार पे चलो। शहरयार अपने छोटे भाई को लेके शिकार पे बाहर जाता है, तो उनको याद आता है कि कुछ ज़रूरी सामान वो महल में भूल आए। वो बादशाह का भाई जब पीछे जाता है संभालने तो देखता है कि जो मलका है वो एक ग़ुलाम के साथ अपना एक अफेयर चला रही है। वो भागा भागा वापस आता है और उसी तरह बादशाह को लेके जाता है। बादशाह देखता है अपनी आंखों से तो वो चीट कर रही है और बादशाह उसी रात उस औरत को कत्ल कर देता है और वो भी इस तरह अपना तख्त ताज जो है वो निकल जाता है दे के। तो फिर उसको भाई समझाता है कि तख्त ताज छोड़ना कहाँ की अक्लमंदी है, बेहतर यह है कि तुम औरतों को ख़त्म कर दो एक एक करके। एंड हैंस हमारे पास अलिफ लैला पहुँचती है, ठीक है। और अलिफ लैला में अब आप अगर पैटर्न नोट कर लें तकसीम दर तकसीम, ठीक है, और वायलेंस एक दफ़ा इंट्रोड्यूस हो जाए। इसकी एक बहुत अगर आप माइक्रो लेवल पे मिसाल देखें, आप अपने घर में जब पहली दफ़ा बच्चे पे हाथ उठाते हैं तो आप देखें 6-8 साल के बाद आपका बच्चा छोटे बच्चे को उसी टोन में मार रहा होगा, क्योंकि आप वायलेंस एक दफ़ा इंड्यूस कर देते हैं ना, वो फिर आप यू कैन नॉट टेक इट बैक। हमने जब तकसीम भी एक वायलेंस है, आपने वो वायलेंस इंड्यूस कर दिया, अभी नाउ यू कैन नॉट टेक इट बैक। अब ये वायलेंस मल्टीप्लाई होता रहेगा होता रहेगा होता रहेगा और कुछ नहीं होगा। यू कैन ऑल यू कैन डू इज सिट बैक एंड रिलैक्स इफ यू कैन, दैट्स इट। ठीक, मेरे ख्याल में अगर कोई सवाल नहीं है तो हमारे पास 10-15 मिनट है आखिरी, और अगर आपको मुश्किल ना हो तो अगर आप में कोई आप कुछ और कहानी सुना दें
कुछ पढ़ दें। अच्छा, एक छोटी सी चीज़, अभी मैं अयाज साहब को मैंने देखा तो मुझे याद आ गया, वो लोग किसी भी मुआशरे में बहुत अहम है। जो मैं ये बेताल पचीसी ढूंढना शुरू हुआ तो मुझे पता लगा कि भाई ये किताब तो बहुत मुश्किल से मिलती है। एंड पे किसी ने बताया कि इंतज़ार हुसैन साहब ने ये इन किताबों के बारे में काफ़ी काम किया। जब मैं इंतज़ार हुसैन साहब के लिए कई हवाले से लिखा पढ़ना शुरू हुआ तो मुझे पता ये लगा कि इंतज़ार हुसैन साहब ने बिल्कुल बरसबील तस्करा एक दोस्तों की महफ़िल में ज़िक्र किया था न्याज़ अहमद साहब से कि इस तरह की एक किताब है बेताल पचीसी और सिंहासन बत्तीसी। ये जो किताबें हैं ये हिंदी की बेहतरीन कहानियाँ हैं और इनको प्रिजर्व होना चाहिए, लेकिन कोई यहाँ काम नहीं करता। तो न्याज़ अहमद साहब ने उस वक्त इंतज़ार साहब के ज़िम्मे ये काम लगाया है कि अब तुमने चूँकि बात की है तो तुम ही ये कहानियाँ मुरतब करोगे। तो अगर आज ये किताबें हमारे पास पहुँची, और ये एक मोजज़ा है कि हमारे पास पहुँच गई हैं, वरना मतलब बड़ी मुश्किल से मिलती हैं ये किताबें। ये और इस दौरान उन्होंने इंतज़ार साहब ने ये भी लिखा है कि न्याज़ अहमद साहब जो थे वो ख़ुद चाहते थे कि ये कहानियाँ जो हैं ये हम तक पहुँचें और हम इनको किसी न किसी तरह उर्दू में आर्काइव कर लें। आप ये देखें कि ये कहानियाँ सबसे पहले फ़ोर्ट विलियम कॉलेज ने इनको कंपाइल किया था, ठीक है, और फ़ोर्ट विलियम कॉलेज के बाद ये काम न्याज़ अहमद साहब ने किया। तो वैसे द क्रेडिट गोज़ टू न्याज़ अहमद साहब एंड फिर अफजाल साहब जिन्होंने ये किताबें पब्लिश की हैं, ताकि ये किताबें हमारी एक्सेस में हैं, वरना ये ख़त्म हो जाती तो आपके पास जो वर्जन है, जैसे मैंने पहली दफ़ा बेताल पचीसी जो है वो इसकी वीडियो स्टोरीज़ देखी थी जो कि इंडियन जो चैनल्स हैं उन्होंने बहुत बुरी एनिमेशन के साथ अपने बच्चों के लिए, जैसे हमने प्रॉफिट स्टोरीज़ बनाई होती हैं अपने बच्चों को सुनाते हैं, वैसे उन्होंने ये कहानियाँ सुनाई हुई हैं। लेकिन उन कहानियों में ज़ुबान बयान की और ज़ाहिर है वो एक पूरा एक कॉन्टेक्स्ट है जो कि इनमें से निकल गया है, वो इसमें मौजूद है। तो अगर आई एम पर्सनली ग्रेटफुल टू इंतज़ार हुसैन साहब ऑन दिस पॉइंट, बिकॉज ये सिर्फ कहानियाँ नहीं हैं, इनके अंदर ऐसे ऐसे लेसन्स हैं जो कि मेरा ख्याल है कि ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने ही पढ़ रखा था। ठीक है, मैं मिर्ज़ा साहिबा सुना लूँ अगर आप इजाज़त। ये दानाबाद है, एक छोटा सा गांव, मगर बार के इलाके में ये मोहब्बत करने वालों की एक निशानी भी है। यूँ तो मिर्ज़ा साहिबा का किस्सा बहुत सी फ़िल्मों, ड्रामों और नाटक कहानियों का माखज़ है, मगर क्या कीजिए, इस वार में कुछ ऐसा ज़रूर है जो सुनने वालों को हर बार नई सतरंगियाँ दिखाता है। दानाबाद खरलों का गांव था। खुदा की करनी से खरल सरदार वंझल के यहाँ बेटा पैदा हुआ जिसका नाम मिर्ज़ा ख़ान रखा गया। करीब करीब इसी दौरान एक दूसरे गांव में खेवा सरदार मानी ख़ान के यहाँ बेटी पैदा हुई जिसका नाम साहिबा रखा गया। कुछ रिवायतों में मिर्ज़ा की माँ मानी ख़ान की बहन बताई जाती है और कुछ कहानियों में साहिबा की माँ मिर्ज़ा की खाला। अब ये रिश्ता माँ मौसी का था या बाप बुआ का, बहरहाल माँ के इंतकाल के बाद हालात की किसी करवट ने मिर्ज़े को साहिबा के घर रहने की गर्ज से भेज दिया। हरियाणा से वैंकूवर और फतेहगढ़ से विक्टोरिया तक आज भी जब इस खेल को पर्दे पे पेश किया जाता है तो इसमें दो मंज़र ज़रूर शामिल होते हैं। पहला मंज़र एक मकतब का है जहां मौलवी साहब बच्चों को अलिफ़ लिखने का कहते हैं और साहिबा की तख्ती पे अलिफ़ के बजाय मिर्ज़ा का नाम उभरता है। मौलवी साहब सज़ा के तौर पे साहिबा को बैद मारते हैं तो निशान मिर्ज़ा की कमर पे पड़ते हैं। दूसरा मंज़र कराड़ की हट्टी का है जहां साहिबा के हुस्न से मबहूत दुकानदार तराजू के सब भाट भाव भूल जाता है और तेल की जगह शहद तोल देता है। बाबा कहते हैं कि औरत की खूबसूरती हैरत का एक लम्हा है जिसमें मर्द बस कैद होकर रह जाता है। इश्क की ये दास्तान मदरसे की मजलिस से निकली, कोठों चढ़ी और मोहल्लों तक पहुंच गई। मिर्ज़ा इस दौरान वापस दानाबाद चला गया और साहिबा की निस्बत किसी और जगह तय कर दी गई। घर में शादी के मेहमानों की आमद लगी तो साहिबा ने करमू बहमन को बुलाया और मिर्ज़े की दोस्ती का वास्ता देकर
दानाबाद जाने के लिए राज़ी किया। मेहंदी लगे हाथों से लिखा हुआ ये प्याम मेहंदी लगी लकीरों के ख़िलाफ़ था। करमू मंजिलों पे मंजिलें मारता दानाबाद पहुंचा और मिर्ज़े को बताया कि अगर देर हो गई तो साहिबा की मेहंदी किसी और हाथ उतरेगी। उस दिन घर में वंझल की बेटी का ब्याह रचा था। बहन की रुखसती से पहले मिर्ज़ा ने रुखसत होने का फ़ैसला किया। बक्की को ईड़ लगाई तो सारा घर इकट्ठा हो गया। माँ और बहन ने वास्ते भी दिए और तारीख़ के हवाले भी, मगर इश्क एक ऐसा अंधापन है जो हकीकतों को बसारतों से परे करने पे कादिर है। मिर्ज़ा खेमू के गांव पहुंचा तो बीबू से मदद मांगी। रिश्ते की इस खाला ने रस्सी की सीढ़ी बनाई और फूल की शाख ऐसी साहिबा सखियों के कमरे से घोड़े की पुश्त पे आन टिकी। ढोलक की उठती थाप धीरे धीरे सुमों की गिरती टाप में गुम हो गई। मिर्ज़ा साहिबा की दास्तान बक्की के ज़िक्र के बगैर नामुकम्मल है। पीलू ने इस घोड़ी का ताल्लुक़ हज़रत अली के दुलदुल, गुग्गे चौहान की हिक, राजा रसालू के नीले, दुल्ले भट्टी की लक्खी और राजा जयमल के संदल से जोड़ा है। कुछ और लिखने वाले बक्की का सिलसिला 10वें गुरु गोबिंद सिंह के घोड़े से भी जोड़ते हैं और कुछ कहानीकार अब शाही किले में फरस्तादा रंजीत सिंह के घोड़े को भी इसी नस्ल का बताते हैं। इन्हीं नस्लों का बोझ लिए बक्की मामले की नज़ाकत से आशना थी, लिहाजा अपने सवारों की सलामती की खातिर उसने पहला पड़ाव दानाबाद के निवाह में मौजूद बूढ़े बरगद के तले जाकर ही किया। सख्ती, रिस्क और चोट मुकद्दर की बात है। सो मिर्ज़ा रुक गया और दानाबाद को सामने देखकर खेवों की तरफ से मुतमईन हो गया। उसको घर भी नज़र आ रहा था और घर से उठने वाली बहन की डोली भी। ये वही बहन थी जिसने जाते जाते बक्की की रासें थाम कर उसे स्यालों की ख़तरनाक औरतों से आगाह किया था। जाट बहनों के मामले में डरपोक वाक़े होते हैं। सो मिर्ज़े ने मुनासिब समझा कि जब बारात जा चुकेगी तो वो रात की तारीकी में दानाबाद पहुँचेगा। उसकी आंख लग गई और साहिबा जागती रही। बूढ़ा बरगद खामोश हुआ तो घोड़ों की टापें सुनाई दी। खान शाहमीर के घोड़े दूर से पहचाने जाते थे और सवार भी अनजान न लगते थे। स्यालों की ख़तरनाक औरत ने दम भर को सोचा कि अगर ये मेरे भाई हुए तो मिर्ज़े के तीरों से नहीं बच पाएंगे और खेवों की नस्ल खरलों के तीरों की नज़र हो जाएगी। वो ऐसा नहीं चाहती थी, सो उसने कमान दरख्त से लटका दी और तीर तोड़ दिए। भाइयों के घोड़े ऐन सर पे पहुंचे तो साहिबा ने मिर्ज़े को जगाया। मिर्ज़ा को अपनी तीर अंदाजी पे बड़ा मान था, मगर जब तीर अंदाज की नज़र टूटे हुए तीर और टंगी हुई कमान पे पड़ी तो उसका दिल टूट गया। अब कुछ कहते हैं कि मिर्ज़ा खान शाहमीर के तीरों से पहले साहिबा की बेवफाई पे जान हार बैठा था, और कुछ कहते हैं कि इतना सब कुछ होने के बावजूद जब तीर तराजू हुए तो मरते हुए मिर्ज़ा के होंठों पे कलमा नहीं, साहिबा का नाम था। बत्तियां गुल होने से पहले गिरती हुई साहिबा भी नज़र आती है, और जिस वक्त पर्दे एक दूसरे से मिलते हैं पीलू के अल्फाज सीधे दिल में उतरते हैं। मंदा की तो साहिबा मेरा तरकश टंगे हुई जंड, सर तो मंडासा उड़ गया गल विच पैंदी चंड, बाज परावां जट मारिया कोई ना मिर्ज़े दे संग जटाई ओ। तर्जुमा, साहिबा ये तूने अच्छा नहीं किया कि मेरा तरकश दरख्त पे लटका दिया। मिर्ज़ा के सर से पगड़ी उतर गई और चेहरे पे धूल पड़ना शुरू हो गई। जाट को बग़ैर भाइयों के मार दिया जब उसके संग कोई ना था। पीलू के अलावा मिर्ज़ा साहिबा की कहानी अहमद शाह मजेठवी ने भी बयान की है। आरसी टेम्पल ने बार के कई भाटों से इस कहानी को सुना और इसे किताबों में महफूज कर लिया। मिर्ज़ा साहिबा की कब्र के अलावा दानाबाद में एक और रवायत भी है। साहिबा के बाद सयालों की हर नस्ल में एक लड़की पैदा होती है जो ऐन जवानी में मोहब्बत करती है और फिर मर जाती है। पटड़ी के उस पार झंग में यही बात हीर की बाबत मशहूर है। हमारा वक्त ख़त्म हो गया है। मैं हमारे मेहमान का आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें वक्त दिया। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आप लोग तशरीफ़ लाए।